This call is now being recorded. So हमने बैक्टीरिया मोनेरा में स्ट्रक्चर पढ़ लिया था, न्यूट्रिशन को डिस्कस किया था, chemosynthetic bacteria and photosynthetic bacteria. And now comes to reproduction in bacteria or monera. Same thing. Reproduction mainly by asexual means है. Monera की general characteristics में आपने लिखा था. And that method is called binary fission. A cell bacteria is split into two. So we have discussed with reproduction in bacteria. रिप्रोडक्शन कैसे होगा? मेनली बाय एसेक्सुअल मींस आप ऑलरेडी जनरल कैरेक्टर से पढ़ चुके हैं कि बैक्टीरिया एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, और एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन में जो मेन इंपॉर्टेंट मेथड है दैट इज बाइनरी फिशन. तो बेसिकली हमें यहाँ पे पढ़ना है बाइनरी फिशन. बाइनरी मींस टू फिशन ब्रेकिंग. तो बैक्टीरियल सेल या बैक्टीरियम स्प्लिट्स इनटू टू. इसको आपने लिखा था ये ए माइटोसिस में काउंट होगा. दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि अगर हम उसको सेल डिवीजन के सेंस में ले रहे हैं तो ए माइटोटिक डिवीजन ए माइटोसिस हो जाएगा. अगर उसको रिप्रोडक्शन के टर्म में ले जा रहे हैं तो बाइनरी फिशन कहलाएगा. और ये दोनों टर्म सेम है. आपको मैंने लिविंग वर्ड में स्टार्टिंग में पढ़ाया था. इस सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रोथ बाय इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल इज सिनोनिमस विद देयर मल्टीप्लिकेशन और रिप्रोडक्शन. तो अगर बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है बाय डिवाइडिंग इटसेल्फ, तो डिवीजन के सेंस में जो टर्म दिया जाता है वो ए माइटोसिस है. या हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर रहा है बाय बाइनरी फिशन, तो रिप्रोडक्टिव जो टर्म दिया जाता है वो बाइनरी फिशन है. अदरवाइज बाइनरी फिशन एंड ए माइटोसिस आर सेम. व्हाट इज बाइनरी फिशन? बाइनरी फिशन में होगा क्या? इसमें एक बैक्टीरिया जो है वो दो में टूट जाएगा. आप इसे बना सकते हैं. ये एक बैक्टीरिया है. दिस इज a single bacterium that it splits into two. These are two daughter cells. With almost equal content. माइटोसिस में आप पढ़ते हैं कि जब सेल डिवाइड करती है तो सेल डिवाइड करने में जो दो डॉटर सेल्स बनती हैं दे हैव इक्वल कंटेंट, है ना. वहां पे लिखते हैं आपके टाइप ऑफ सेल डिवीजन वेयर पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू सेल्स विद सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड सेम अमाउंट ऑफ डीएनए एज दैट ऑफ पेरेंट सेल. तो अगर ये माइटोसिस होता है जैसा यूकैरियोट में है तो यहाँ पे दोनों जगह डीएनए और सेल का कंटेंट बराबर रहता है. जबकि बैक्टीरिया में जब ये माइटोसिस होगा तो यहाँ पे बराबर नहीं रहेगा, कम ज्यादा हो सकता है. लाइक एक में 45% हो, एक में 55% हो, 48-52 हो सकता है, 49-51 हो सकता है. नेवर विल बी 50-50. तो अगर 50-50 होगा तो फिर वो माइटोसिस ही बन जाएगा. तो इस केस को ए माइटोसिस मान लिया जाता है. तो एक बैक्टीरिया में जो टू में स्प्लिट कर जाएगा उसको हम बाइनरी फिशन कहते हैं. बाइनरी फिशन मोस्ट ऑफ द केस में जब होगा तो अंडर फेवरेबल कंडीशन होगा. ये मोस्ट कॉमन मेथड है. under favorable condition, लिख सकते हैं under favorable conditions. जब कंडीशंस फेवरेबल होंगी तो
बाइनरी फिशन होता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसका मतलब ये हुआ कि मोस्ट ऑफ द मोनेरा अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो बाइनरी फिशन से ही मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे कॉमन टाइप का मेथड ये। जितना टाइम लगेगा वो आगे आप पढ़ते ही हैं कि जनरेशन टाइम कह देते हैं। जनरेशन टाइम का मतलब क्या है, एक बैक्टीरिया से सेकंड जनरेशन आने में जितना भी टाइम लगेगा वो जनरेशन टाइम है। तो फॉर एग्जांपल ये 20 मिनट्स है फॉर इकोलाई। अगर हम इकोलाई बैक्टीरियम की बात करते हैं तो इकोलाई के अंदर 20 मिनट में 1 से 2 बन जाएंगे। किसी क्वेश्चन में 30 मिनट दे रखा होगा, किसी में 18 मिनट दे रखा होगा, डिपेंड करता है। बट इन जनरल 20 मिनट्स फॉर इकोलाई है। अगर हम इकोलाई की बात करेंगे तो 20 मिनट में 1 से 2, मतलब 1 घंटे में अगर कहा जाए तो 1 से 8 है ना। 20 20 20 तो 60 हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 मीन्स 8 हो जाएगा। तो उस हिसाब से आप इस चीज को लिख सकते हैं, है ना। कभी आपको नंबर निकालना हो तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का एग्जाम्पल हो गया, बिकॉज सब डिवाइड करते रहेंगे। ये दो 20 मिनट के बाद 2 में चेंज हो जाएंगे, ये वाला भी 20 मिनट के बाद 2 में। तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे करके नंबर इंक्रीज होता है बाय बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाता है। इट कंप्लीट्स इन 3 स्टेप। एक पहला स्टेप है जिसमें पहले इसका जो डीएनए है वो डिवाइड करेगा, है ना, क्योंकि आप बैक्टीरिया के अंदर भी बनाएंगे तो क्रोमैटिन आपने लास्ट क्लास से पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले क्या होगा कि बैक्टीरिया जो है वो डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करने में पहले डीएनए का रेप्लिकेशन है। जैसे मान लीजिए आप माइटोसिस पढ़ते हैं तो आप पहले सेल साइकिल में एस फेज में डीएनए को डबल करते हैं। डिवीजन तो बाद में होगा बट उसके लिए पहले डीएनए डबल किया जाएगा। तो यहाँ पहले डीएनए का एप्लीकेशन हो गया। फिर आपको मैंने पढ़ाया था कि मीजोसोम हेल्प करते हैं बाइनरी फिशन में। सेकंड नंबर पे क्या होगा, डीएनए का सेपरेशन होगा एंड मीजोसोम डिवाइड करता है। मीजोसोम डिवीजन है। और थर्ड स्टेप में एक क्रॉस वॉल बन जाएगी। एक क्रॉस वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्रॉस वॉल बन जाएगी तो 2 बैक्टीरिया बन के तैयार हो जाएंगे। तो पहले डीएनए रेप्लिकेट करेगा, फिर उसके बाद डीएनए सेपरेट होगा, उसके बाद मीजोसोम डिवाइड करेगा और क्रॉस वॉल बन जाएगी, तो 1 से 2 बैक्टीरिया बन जाएंगे। जब क्रॉस वॉल बनेगी तो प्लेन ऑफ वॉल फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसवर्स रहेगा, है ना। इसलिए इसको आप ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन बोल सकते हैं। ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन का मतलब ये है कि प्लेन ऑफ वॉल फॉर्मेशन विल बी ट्रांसवर्स प्लेन। तो अकॉर्डिंगली इसको हमने ट्रांसवर्स सेप्टा बनेगा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन हो गया। किसी में लॉन्गिट्यूडनल बनेगा तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन आ जाएगा। किसी में एसिमेट्रिक बन जाएगा, कोई प्लेन डिसाइड ना हो, है ना। तो अलग अलग तरीके से बाइनरी फिशन हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द वॉल फॉर्मेशन। बट फिलहाल अभी हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया में जो बाइनरी फिशन है उसमें ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन आ जाएगा। और अगर एग्जाम्पल लिखा जाए तो इट इज मोस्टली सीन इन ऑल काइंड ऑफ बैक्टीरिया। आपको जितने भी बैक्टीरिया पढ़ाए जाएंगे, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, सभी जगह बाइनरी फिशन होता है। तो उसमें कोई क्वेश्चन है ही नहीं कि कहाँ होगा। मोस्ट कॉमन टाइप का इसीलिए लिखा गया है। तो एक मेथड तो हो गया बाइनरी फिशन। नाउ सेकंड मेथड क्या है, मोस्ट ऑफ द केस में जब एडवर्स कंडीशन आती है तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है बाय एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंडोस्पोर्स ये क्या है, ये वन ऑफ द मोस्ट या हाईली रेजिस्टेंट है स्पोर्स, है ना। हाईली रेजिस्टेंट स्पोर्स मतलब बहुत हाई टेम्परेचर हो, बहुत लो टेम्परेचर हो, दोनों को टॉलरेट कर लेते हैं। दे टॉलरेट वेरी हाई and very low temperature
कंडीशंस, इसलिए ये रेजिस्टेंस है। आप बॉइलिंग वाटर में रख दीजिए तो भी अगर बैक्टीरिया का एंडोस्पोर है तो उसका टूटना मुश्किल है, और अगर आप उसे डीप फ्रीज कर देंगे तो भी ये टूटना मुश्किल है। तो इसलिए ये मोस्ट रेजिस्टेंट या हाईली रेजिस्टेंट टाइप ऑफ स्पोर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तो इनकी इंपॉर्टेंस हो गई कि ऐसा क्यों है। अब एंडोस्पोर में एक्चुअली नंबर कैसे बढ़ेगा? बेसिकली एंडोस्पोर का पर्पस ये होता है कि डॉर्मेंट कंडीशन को पास करना। अगर बैक्टीरिया के लिए कंडीशन अनफेवरेबल है तो उस अनफेवरेबल को पास करने के लिए एक बैक्टीरिया के ऊपर ही आप मान सकते हैं एक सिक्रीशन आ गया, एक थिक रेजिस्टेंट कोट बन गया, उसके अंदर होगा एक ही बैक्टीरिया और उसको नाम दिया एंडोस्पोर, क्योंकि इनसाइड जो है वो प्रोटोप्लाज्म है तो इसलिए एंडोस्पोर का नाम दे दिया। जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो एंडोस्पोर टूट के जब डिवाइड करेगा तो डिवाइड ऐसे ही करेगा, बाइनरी एफिशिएंसी। तो बेसिकली एंडोस्पोर से मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, एंडोस्पोर से होता ये है कि एडवर्स कंडीशन पास हो जाती है ना, जब अनफेवरेबल कंडीशन होंगी ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। तब इसमें होगा कि जो साइट, जैसे ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म है, ये श्रिंक कर गया, सेंटर में आ गया, ये बैक्टीरिया है, इसके अंदर इसका डीएनए होगा, प्लाज्मिड होगा, सब कुछ है। बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म श्रिंक करके जो है वो एक राउंड सा स्ट्रक्चर हो गया। अब क्या होगा? अब इसके ऊपर हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग बनना शुरू हो जाएगी और मल्टी लेयर्ड कवरिंग से, 1 2 3 इस तरीके से। तो ये पूरा स्ट्रक्चर एंडोस्पोरम का। इसमें जो अंदर है वो क्या है? वो बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म है जो श्रिंक हो गया एट सेंटर। बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म जो है वो श्रिंक हो गया, तो उसके हिसाब से। और अगर आप नंबर ऑफ लेयर काउंट करेंगे तो बैक्टीरिया में कोट कितना था? 3 लेयर का था। सेल मेम्ब्रेन, फिर उसके ऊपर सेल वॉल और उसके ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स। तो 3 लेयर तो ये इटसेल्फ हो गई। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो और भी ये आएंगी, ये जो लेयर्स हैं जो रेड मार्किंग से बनी हुई है, ये एंडोस्पोर का कोट कहलाता है। इसका भी एक डिटेल स्ट्रक्चर है कि इसमें कितनी लेयर होंगी और उनका नाम क्या है, बट वो हमारे पार्ट में नहीं है। ये एंडोस्पोर का कोट कहलाता है। जो बाहर वाला होगा वो कॉर्टेक्स वाला पोर्शन कहलाता है, सेंटर वाला मेडुला वाला कहलाता है। एक्सोस्पोरियम, एंडोस्पोरियम, डिफरेंट लेयर्स हैं इसमें। तो एक्चुअली ये इन रेड लाइंस, इन थिक कोट की वजह से ये रेजिस्टेंट हो गया। अब डॉर्मेंसी को पास कर लेगा। जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो ये कोट टूटेगा, और टूटने के बाद ये वाला बैक्टीरिया फिर अपने नॉर्मल शेप में जाके बाइनरी फिशन से जैसे डिवाइड करना चाहिए उस तरीके से इसको डिवाइड करना शुरू कर देगा। तो इसलिए एंडोस्पोर इम्पोर्टेंट। यस सर, इस कोट का नेचर क्या होता है? मतलब प्रोटीनेशियस और दूसरा कुछ ऐसे? अच्छा, ये ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। एक्चुअली जितने भी नेचर में कोट्स बनाए गए हैं, जो एक्सटर्नल कवरिंग्स बनाई गई है, बेसिकली वो ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स टाइप की बनी हुई है। जैसे हम ग्लाइकोकैलिक्स बनाते थे उस तरीके के। उनमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए कुछ अलग सब्सटेंसेस होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये है कि एंडोस्पोर में, जैसे ये एंडोस्पोर अगर है तो ये मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट होता है। एंटीबायोटिक का काम है बैक्टीरिया या माइक्रोब को किल करना, लेकिन बिकॉज ऑफ एंडोस्पोर किल नहीं कर पाती। तो होता क्या है, क्यों नहीं कर पाती? तो फिर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंट मटेरियल होगा जो एंटीबायोटिक को अपोज करता होगा, उसके एक्शन को अपोज करता होगा। तो फिर वो केमिकल कंपोनेंट सब अलग है, उनका नेचर प्रोटीन या लिपिड नहीं आता। वो तो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स हो सकते हैं, वो बातें यहाँ पे कवर होती है। इसलिए एंडोस्पोर का कोड वैसे अगर आप पूछेंगे तो कोड ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ है, बट स्पेसिफिक कंपाउंड भी होते हैं, ये अलग चीज है। ओके सर। तो अब ये कहाँ बनता है? फॉर एग्जाम्पल ये आपको कुछ बैक्टीरिया में मिलेगा, जैसे बैसिलस। बैसिलस जीनस है, आप जानते ही है ना। इसके अलावा बैसिलस कहाँ मिलेगा आपको? बैसिलस जैसे एंथ्रेक्स का बैक्टीरिया है। एंथ्रेक्स जानते हैं? एंथ्रेक्स कैटल में होने वाली डिजीज है, बैसिलस एंथ्रेसिस जीनस स्पीशीज आएगा।
तो एंथ्रेक्स का बैक्टीरिया जो है वो एंडोस्पोर बनाता है, इसीलिए एंथ्रेक्स डिजीज अभी जो है वो क्यूरेबल नहीं है। मतलब इसको देखा जाए तो कोई ना कोई एंडोस्पोर भी अगर छूट गया तो फिर से वो डिवाइड करके उतने ही बैक्टीरिया बना देगा इन टर्म्स ऑफ फेवरेबल कंडीशन। या एंथ्रेक्स को हम बायोवॉर में यूज करते थे पहले, पुरानी जो एनसीईआरटी थी उसमें एक टॉपिक बायोवॉर भी था, बायोलॉजिकल वेपन्स के बारे में था। तो बायोलॉजिकल वेपन्स में बेसिकली वो पैथोजन या वो माइक्रोब्स आते हैं जो ह्यूमन या कैटल्स या ह्यूमन वेलफेयर के जो भी प्लांट और एनिमल्स हैं उनके लिए हार्मफुल है। अगर हम एंथ्रेक्स के स्पोर्स को सराउंडिंग में डिस्पर्स कर दें तो सारे कैटल्स की मास पॉपुलेशन डिक्लाइन कर जाएगी विद इन फ्यू आवर्स, क्योंकि वो डेडली डिजीज है, सारे कैटल्स मर जाएंगे। कैटल्स मर जाएंगे तो सर्वाइवल ह्यूमन का सफर करेगा। तो एंथ्रेक्स के स्पोर्स पर बैन लगा दिया गया क्योंकि वो बायो वेपन का काम करता है, बायो वार का पार्ट बन सकता है। और क्यों है ऐसा? बिकॉज ऑफ एंडोस्पोर है ना। रीजन अगर कहा जाए कि एंथ्रेक्स हार्मफुल है, क्यों? बिकॉज ऑफ एंडोस्पोर है ना। ऐसे क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया पढ़ा होगा आपने, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। ये बैक्टीरिया फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। और फूड पॉइजनिंग की वजह से भी गर्मियां अभी तो खैर पास ऑन हो ही गई, वरना हर साल गर्मियों में बहुत सारे लोगों की डेथ होती है बिकॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग। और क्लॉस्ट्रीडियम का जो बेस्ट सोर्स होता है वो बॉइल्ड पोटैटोज होते हैं, उबले हुए आलू। तो गर्मियों में स्पेशली, मतलब अगर देखा जाए तो बहुत सारे हॉस्पिटल या बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है एमसीआई वगैरह, उनसे गाइडलाइंस जारी होती हैं कि लोग खुले में जो चीजें बिक रही हैं जिनमें आलू भरा हुआ है, स्पेशली फॉर एग्जाम्पल समोसा पेटीज, ब्रेड पकौड़ा एंड ऑल, उनको ना खाएं बिकॉज उनके अंदर एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया होंगे। बॉइल्ड पोटैटो इज मतलब बेस्ट कह लीजिए या कह लीजिए मोस्ट कॉमन टाइप का सोर्स है जहाँ पे आपको क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया मिलेगा, और वो फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। और जिसको फूड पॉइजनिंग होती है वही जानता है 6-6 महीने के लिए बॉडी बेकार हो जाती है, 2-2.5 महीने का तो हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है। सिर्फ है क्या, ये आपके जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लोरा है, फना है, जो माइक्रोब्स आपकी इंटेस्टाइन का पार्ट है, आपके स्टमक का पार्ट है, उन सबको ये एडवर्सली अफेक्ट कर देता है। तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ही आपका बेकार हो जाता है। तो फूड पॉइजनिंग का बैक्टीरिया एंडोस्पोर बनाता है, इसलिए प्रॉब्लमेटिक ज्यादा है। होने को जो लैक्टोबैसिलस है, बैसिलस लिखा है जीनस, लैक्टोबैसिलस मिल्क का बैक्टीरिया है, वो भी एंडोस्पोर बनाता है। और अगर मिल्क खराब हो जाएगा तो दूध फट जाएगा, फटे हुए दूध को आप यूज नहीं करते, तो इसलिए हमें कोई उससे नुकसान नहीं है। हालांकि हाँ, मिल्क खराब हो जाएगा तो इकोनॉमिकली वो प्रॉब्लमेटिक है। जो पॉस्चराइजेशन डेवलप किया था लुइस पॉस्चर ने, वो इसी एंगल से किया था कि जो लैक्टोबैसिलस में एंडोस्पोर्स होंगे उनको तोड़ना है। और जब हम 2-3 बार बॉयल करके इमीडिएट कूल करते हैं तो प्रोबेबली होता ये कि एक एक स्पोर की वॉल टूट जाती है। स्पोर वॉल एक्चुअली 5 लेयर तक होती है। तो 2 से 3 बार तो इंडस्ट्री आपको करके देती है पास्चराइज मिल्क, एंड आफ्टर दैट आप अपने घर में लाते हैं, बॉयल करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, और विद इन ए टाइम 1 दिन या 2 दिन में यूज भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप दूध को फ्रिज में रख देंगे तो फिर वो 20-25 दिन तक रखा ही रहेगा, वो तब भी खराब हो जाएगा। बिकॉज एंडोस्पोर है तो उसके हिसाब से बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा। बट बेस्ट चांसेस ये हैं कि हम उसे बार बार बॉईल करते हैं और विद इन ए टाइम हम उसको यूज कर लें, इससे पहले कि वो खराब हो यूज कर लें। ऐसे बैक्टीरिया जो आप कह सकते हैं रेजिस्टेंट टाइप के स्पोर बनाते हैं, तो उनमें स्पोर का नेचर डेफिनेटली एंडोस्पोर होता है, इसलिए ये हार्मफुल है। ये दोनों एग्जाम्पल एग्जाम में आ ही चुके हैं, एंथ्रेक्स का बैक्टीरिया और फूड पॉइजनिंग का बैक्टीरिया। इवन लैक्टोबैसिलस भी आप चाहे तो नीचे लिख लीजिएगा, मिल्क बैक्टीरिया, ये सब एंडोस्पोर बनाते हैं। सारे बैक्टीरिया एंडोस्पोर नहीं बनाते, बट बाइनरी फिशन सभी करते हैं। बाइनरी फिशन इसीलिए मोस्ट कॉमन टाइप का मल्टीप्लिकेशन का सोर्स है। अब ये तो हो गए 2 मेथड जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में काउंट होंगे। बेसिकली बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, बट फिर भी जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इक्विवेलेंट है उसको हम बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे? जेनेटिक और सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। इन बैक्टीरिया, ये आप इसको फिलहाल के लिए मान सकते हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। कहाँ है, कैसे है, मैं आपको भी समझाता हूँ।
और ये 3 तरीके से होगा, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसक्रिप्शन, है ना, ये सारी बातें आ जाएंगी। तो अभी के लिए तो आप मान लीजिए कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरिया में कैसे होता है। अब पहली चीज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। अगर ये लाइन बोली जाए बिना किसी ऑप्शंस या एक्सप्लेनेशन की, तो ये लाइन सही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इज एब्सेंट। क्यों? बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन ये है, इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स सिनगेमी मींस फ्यूजन ऑफ गैमीट्स एंड मियोसिस। जिस बायोलॉजिकल फिनोमिना में मियोसिस और गैमीट का फ्यूजन होता है उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन बैक्टीरिया में ना तो मियोसिस होती है और ना ही बैक्टीरिया में कोई गैमीट्स बनते हैं जिनका फ्यूजन होता हो। तो अगर हम टेक्निकल डेफिनेशन के हिसाब से देखेंगे तो बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। एम्स में पूछा गया था AR वाले क्वेश्चन में कि जेनेटिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इज एब्सेंट, ये असर्शन था। उसका रीजन दे रखा था बिकॉज, मतलब मैं ऐड कर रहा हूँ बिकॉज, रीजन ये दिया था मियोसिस एंड सिनगेमी बोथ आर कंप्लीटली एब्सेंट। तो जैसा होता है कि A and R both are correct and R is the correct explanation of A, तो ये आंसर बिल्कुल ठीक बैठेगा। बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि बैक्टीरिया में मियोसिस और सिनगेमी दोनों पूरी तरीके से एब्सेंट होती है। तो एक तो ये हो गया। अब अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पर्पस क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पर्पस ये होता है कि जेनेटिकली रिकॉम्बिनेंट्स बन जाएं। जब आप जेनेटिक्स में पढ़ते ही हो तो मेल गैमीट्स बनाने के टाइम पे मियोसिस हुई, क्रॉसिंग ओवर हुआ। फीमेल गैमीट बनाने के टाइम पे मियोसिस हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ। जब जाइगोट बनेगा तो न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स आ जाएंगे, तो रिकॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। वी ऑल आर हाइब्रिड्स ऑफ आवर पेरेंट्स, तो हम सब रिकॉम्बिनेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो बैक्टीरिया में एक्चुअली रिकॉम्बिनेंट तो बनता है लेकिन इस तरीके से नहीं बनता कि मियोसिस और गैमीट्स का फ्यूजन हो। तो इसलिए बैक्टीरिया में जो टॉपिक है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना बोल के उसको सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन दे दिया गया। लेकिन कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में कितने तरीके से होता है, और ऑप्शन है ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ऑल ऑफ दीज, तो डेफिनेटली आंसर आप ऑल ऑफ दीज लगाओगे। फिर ये नहीं कहोगे कि क्वेश्चन गलत है क्योंकि सबने तो पढ़ाया कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता नहीं, यहाँ लिखना चाहिए था कि सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन हो। इसलिए मैंने आपको शुरू में भी एक बार बताया और आप पूरे साल के पूरे क्यूरिकुलम में कई बार मुझसे ये बातें सुनेंगे कि क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली, गिवन ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली आपका आंसर आता है। कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है, डेड लाइन की एनसीईआरटी ने ऐसे लिख दिया तो आंसर यही आएगा। स्टेटमेंट बदल दोगे तो आंसर बदल जाएगा, ऑप्शंस बदल दोगे तो भी आंसर बदल जाएगा। तो यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि क्वेश्चन गलत है, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन लिखना चाहिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो बैक्टीरिया में होता ही नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपने कंसिडर कर लिया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इक्विवेलेंट टू सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन, एंड रिकॉम्बिनेशन के हिसाब से 3 तरीके से होता है, तो ऑल ऑफ द आंसर सही हो गया। और अगर एम्स वाला क्वेश्चन है तो वो भी अपनी जगह सही है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? क्योंकि मियोसिस और सिनगेमी दोनों नहीं होते। ये बात है। ये कैसे होगा? बाय 3 वेज। तीन अलग अलग तरीके हैं। फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में एनसीईआरटी में जेनेटिक्स में दिया हुआ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जहाँ पे ट्रांसफिंग प्रिंसिपल के बारे में एक हेडिंग दी है। ट्रांसफॉर्मेशन वहां पे इसलिए दिया गया बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो प्रूव करता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। दिस वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट दैट प्रूव्स डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। लेकिन हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज दिस ऑल्सो प्रूव्स बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेशन या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट किसने दिया था? हम यहाँ पे ब्रीफ पढ़ेंगे क्योंकि डिटेल तो आपको वहीं पे ऑलरेडी पढ़नी है। इसको डिस्कवर किया था, आप लिख लीजिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक नाम है, एफ लिख लीजिए, ग्रिफ्थ, GRIFFTH ये नाम है पर्सन का, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ। वाइल वर्किंग ऑन डिप्लोकोकस निमोनी, ये बैक्टीरिया है। सर वो तो स्ट्रेप्टो, हाँ यही स्ट्रेप्टोकोकस होगा।
निमोनी, इनको कॉमनली हम लिखते हैं न्यूमोकॉकस। ऐसा इसलिए लिखते हैं बिकॉज निमोनिया कॉज करने के जो बैक्टीरिया है दे आर कॉकाई, चाहे वो दो हो एक साथ, डिप्लोकॉकस, या चेन में एक साथ हो स्ट्रेप्टोकॉकस। ये दोनों चीजें एक ही हैं। एक इन द सेंस कि निमोनिया के बैक्टीरिया कॉकस ही होते हैं। न्यूमोकॉकल वैक्सीन आती है जो निमोनिया के अगेंस्ट में बेबीज या इन्फेंट्स को दी जाती है। उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि डिप्लोकॉकस निमोनी हो या स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी हो या कोई और कॉकस निमोनी हो। न्यूमोकॉकल का मतलब है निमोनिया कॉज करने वाले कॉकस बैक्टीरिया। तो ग्रिफ्थ ने जब काम किया था तो स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी या डिप्लोकॉकस निमोनी दोनों ही आंसर ठीक होंगे। कभी आपसे दोनों में से एक नहीं पूछा जाएगा, सीधी सी बात है। और अगर कभी आ भी जाए तो ठीक है, फिर एनसीईआरटी में स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी लिखा हुआ है तो आप चाहें तो वो याद कर लीजिए, बट बोथ आर सेम इन टर्म्स ऑफ कॉकाई बैक्टीरिया कॉजिंग निमोनिया, है ना। इनका काम क्या है? कॉजिंग निमोनिया। निमोनिया डिजीज है इन माइस। तो माइस में निमोनिया कॉज करने के जो बैक्टीरिया था डिप्लोकॉकस निमोनी और स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी, उस बैक्टीरिया पे काम करके ग्रिफ्थ ने जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कवर किया। अब जब इस बैक्टीरिया को देखा गया तो इस बैक्टीरिया के अंदर दो स्ट्रेन बनते हैं, आपने पढ़े हुए हैं कि जब आप कल्चर करते हैं तो इसमें एक आर स्ट्रेन है, मैंने उस दिन भी लिख दिया था आपको, है ना, जब आपको कैप्सूल या स्लाइम लेयर पढ़ाया था। एक एस स्ट्रेन है, ये ए वायरुलेंट है, ये डेथ नहीं कॉज करता, डिजीज भी नहीं कॉज करता, नॉन पैथोजेनिक है। ये वायरुलेंट है, डेथ कॉज करेगा बाई कॉजिंग डिजीज, इसलिए ये पैथोजेनिक भी है। एस स्ट्रेन पैथोजेनिक है और आर स्ट्रेन नॉन पैथोजेनिक है। वायरुलेंट एंड ए वायरुलेंट वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली एक्सप्लेन ये करता है, हमें पूरा एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ना। फिलहाल जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे या दिए जाएंगे यहाँ पे, वो सिर्फ इस बात को लेके होंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन एक जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का केस है। ट्रांसफॉर्मेशन ये एक्सप्लेन करता है कि कोई भी आर स्ट्रेन जो डिजीज कॉज नहीं करता वो एस स्ट्रेन में कैसे चेंज हो जाएगा। अगर कहा जाए कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या एक्सप्लेन करता है, इट एक्सप्लेन्स हाउ आर स्ट्रेन transformed into S strain। जो बैक्टीरिया डिजीज कॉज नहीं करता वो डिजीज कॉज करने वाले बैक्टीरिया में कैसे चेंज होता है, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन दिया जाता है। और बाकी एक्सपेरिमेंट आपको जेनेटिक्स वाले सेक्शन में पढ़ा ही दूंगा मैं, या आपको अगर पहले से याद है तो आप जानते ही हैं आर वाला जब आप माइस में इंजेक्ट करते हैं तो डेथ होती ही नहीं है, क्योंकि आर वाला तो नॉन पैथोजेनिक है। एस वाला स्ट्रेन करते हैं तो डेथ हो जाती है क्योंकि वो पैथोजेनिक है। आप चाहे तो लिख लीजिए, इतना तो लिख ही सकते हैं आप कि अगर मैं इसको सीरीज में लिखेंगे कि मान लीजिए आर, ये लाइव है ना, लाइव आर स्ट्रेन आप जब माइस में इंजेक्ट करेंगे तो माइस की डेथ नहीं होगी ना, इट सर्वाइव्स, बिकॉज आपको पता है कि आर वाला तो नॉन पैथोजेनिक है, ये डिजीज कॉज नहीं करता। बट अगर आपने लाइव एस लिया और माइस में इंजेक्ट किया तो उसके हिसाब से यहाँ डेथ हो जाएगी, बिकॉज एस वाला डिजीज कॉज करता है और निमोनिया डेडली है, डिजीज डेथ कॉजिंग है, तो उसके हिसाब से डेथ हो गई। अगर हम लाइव एस स्ट्रेन लें जिसको पहले हीट का ट्रीटमेंट दिया गया है फिर माइस में इंजेक्ट कर दिया गया, मतलब ये हीट किल्ड हो गए, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? हीट किल्ड। हीट की वजह से एस स्ट्रेन का जो बैक्टीरिया है वो टूट जाएगा। और फिर माइस में जब इंजेक्ट करेंगे तो बैक्टीरिया ही नहीं रहा, तो डिजीज या डेथ कैसे कॉज होगी? तो उसके हिसाब से माइस यहाँ पे सरवाइव करेंगे। बट एक फोर्थ एक्सपेरिमेंट में लाइव एस है जिसको हीट का ट्रीटमेंट दिया गया, इट मिक्स विद आर स्ट्रेन एंड देन माइस में इंजेक्ट किया गया। तो अगर हम
एस वाले को हीट का ट्रीटमेंट देके माइस में दे रहे हैं तो भी सरवाइव कर रहा है, आर वाले को इंडिविजुअली माइस में दे रहे हैं तो भी सरवाइव कर रहा है। लेकिन जब दोनों को मिक्स करके माइस में देंगे तो यहाँ डेथ हो जाती है, डेथ अकर्स। और फिर डेड बॉडी से जो मिलेगा दैट इज ए मिक्सचर ऑफ लाइव आर एंड एस स्ट्रीम। अतः जब चौथे एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरिया की माइस की डेथ हुई तो माइस की डेड बॉडी से लाइव आर और लाइव एस दोनों मिले। तो ग्रिफ्ट को ये तो समझ में नहीं आया कि लाइव आर तो है, चलो यहाँ दिया था यहाँ मिल गया, बट एस वाला तो किल करके दिया था, फिर यहाँ पे लाइव एस कहाँ से आया? तो उन्होंने उसको एक नाम दिया ग्रिफ्ट इफेक्ट। आप मॉलिक्यूलर बेसिस पे पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, जिसमें उन्होंने ये माना या हाइपोथेटिकली ये सजेस्ट किया कि प्रोबेबली ये हुआ होगा कि जो लाइव आर है वो लाइव एस में ट्रांसफॉर्म हो गया होगा, चेंज हो गया होगा। ये लिखा है लाइव आर जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गया होगा लाइव एस में। कैसे होगा तो उसके लिए फिर आगे का एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। तो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट बेसिकली इन बातों को कवर अप करने के लिए था कि बैक्टीरिया में ये चीजें कैसे कंप्लीट होती है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप इसका एक कंक्लूजन पढ़ते हैं कि 3 और साइंटिस्ट हैं, एवरी, मैकलियोड, मैककार्टी, जिन्होंने इसको कंप्लीट किया, उसका बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया। ये और याद रखिए साइंटिस्ट का नाम, दिस इज बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन of the experiment was done by, ये नाम याद रखिएगा, एवेरी, मैकलियोड एंड मैककार्ट। ये 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट को बाद में कंक्लूड किया, एवेरी, मैकलियोड, मैककार्ट। और इससे ज्यादा फिलहाल यहाँ क्वेश्चंस नहीं होंगे। जो डिटेल है कि ये कैसे किया वो सब हम जेनेटिक्स वाले सेक्शन में देखेंगे कि इसको किस तरीके से कंप्लीट किया गया। फिलहाल के लिए इतना इम्पोर्टेंट। ये पहला एक्सपेरिमेंट हो गया कि ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट क्या है, किसने डिस्कवर किया, किस बैक्टीरिया पे काम किया, वो निमोनिया कॉज करता है, उसके 2 स्ट्रेन है आर और एस। और रीजन अगर ये आ जाए कि आर और एस क्यों बने तो आपको पढ़ा चुका हूँ कि आर वाले में स्लाइम लेयर है, एस वाले में एक पॉलीसेकेराइड का थिक कोट है, कैप्सूल। तो एस वाला शाइनिंग या स्मूथ कॉलोनी बनाता है, आर वाला रफ कॉलोनी बनाता है। वो एंगल आपको पहले ही करा दिया। फिर अलग अलग सीरीज में एक्सपेरिमेंट किए गए और उसका बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन कंप्लीट किया गया। इस तरीके से ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ। अब आता है सेकेंड वन, दैट इज कॉन्जुगेशन। जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है वो कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन का मतलब ये होता है कि एक बैक्टीरिया अपना जेनेटिक कंटेंट अगर दूसरे को ट्रांसफर कर दे, सेकंड इज कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन को स्टडी किया था, डिस्कवर्ड बाय, ये साइंटिस्ट के नाम जरूर याद रखिएगा, लेडरबर्ग and Tatum in E. coli। E. coli बैक्टीरिया पे जो है वो कॉन्जुगेशन को डिस्कवर किया था, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन डिस्कवर्ड बाय लेडरबर्ग एंड टैटम इन E. coli। अब ई कोलाई के साथ खास बात क्या है कि ई कोलाई एक डाइमॉर्फिक बैक्टीरिया है। ये भी क्वेश्चन होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाइमॉर्फिक बैक्टीरिया। तो डाइमॉर्फिक बैक्टीरिया है, डाई मींस 2, मॉर्फिक मॉर्फोलॉजी। तो डाइमॉर्फिक बैक्टीरिया का मतलब है कि ई कोलाई की 2 मॉर्फोलॉजी है। आप ये भी कह सकते हैं कि सर डिप्लोकोकस निमोनी की भी तो 2 मॉर्फोलॉजी है, बट एक्चुअली डिप्लोकोकस निमोनी कि 2 मॉर्फोलॉजी नहीं है। अगर आप आर और एस को 2 अलग अलग मॉर्फोलॉजी में ले रहे हैं तो गलत है, बिकॉज आर और एस में जो भी डिफरेंस था वो सिर्फ इस बात का था कि एक थिक कोट है या एक विस्कस जेली लाइक लेयर की फॉर्म में है। दोनों की केमिस्ट्री सेम है,
दोनों ही पॉलीसैकेराइड के बने हुए हैं, दोनों ही ग्लाइकोकैलिक्स हैं। इंपॉर्टेंट ये कि बस एक थिक है और एक विस्कस जेली लाइक है, इससे वो डाइमॉर्फिक नहीं कहलाएगा। ई कोलाई डाइमॉर्फिक बैक्टीरिया है। ई कोलाई डाइमॉर्फिक क्यों बैक्टीरिया है? इसमें दो अलग अलग टाइप हैं। एक तो ऐसा है जो कहलाता है मेल, इसको हम लिखते हैं एफ पॉजिटिव या डोनर। ऐसा इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट हैज फर्टिलिटी फैक्टर इन इट्स प्लाज्मिड। आपको प्लाज्मिड पढ़ाए थे, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। तो जो मेल बैक्टीरिया बनेगा इसको हम फर्टाइल भी बोल सकते हैं। एक तो ऐसे हैं जो मेल है, एफ पॉजिटिव है, डोनर है या फर्टाइल है। क्या आप ये बैक्टीरिया बना रहे हैं, हमें इसके मेन क्रोमोसोम से मतलब नहीं है। ये इसका प्लाज्मिड है और इस प्लाज्मिड में फर्टिलिटी फैक्टर है। अगर है तो ये एफ पॉजिटिव बोला जाएगा, ये इसका मेन डीएनए होगा। जो दूसरा है वो फीमेल मान लीजिए, उसमें नहीं होता तो एफ निगेटिव लिखा जाता है। वो रेसिपिएंट है, रिसीविंग एंड पे होगा। आप चाहे तो उसको स्टेराइल मान सकते हैं। दिस डज नॉट हैज फर्टिलिटी फैक्टर इन इट्स प्लाज्मिड। इसके पास प्लाज्मिड में फर्टिलिटी फैक्टर है ही नहीं, तो हम बस ये मेन बैक्टीरिया, ये मेन डीएनए हो गया और यहाँ कुछ नहीं बना रहे, तो आप लिख लीजिए कि ये एफ निगेटिव है। बस प्लाज्मिड ड्राइंग में तो दोनों एक जैसे ही बन जाएंगे। हमने मान लिया कि एक में है और एक में नहीं है। अब क्योंकि ये प्लाज्मिड कैसा बना होता है वो आपने पढ़ा, ये कि प्लाज्मिड भी कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन विद पॉलीएमीन्स। पिछली क्लास में आपने पढ़ा। और अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो तो डीएनए रेप्लिकेट कर ही लेता है। तो अगर ये प्लाज्मिड अपनी एक कॉपी मतलब रेप्लिकेट करके एक कॉपी बनाए और उस कॉपी को वो इसको दे दे, तो जो अभी तक स्टेराइल बैक्टीरिया था जिसके पास फर्टिलिटी फैक्टर नहीं था, उसके पास भी फर्टिलिटी फैक्टर हो जाएगा, है ना। अगर फर्टिलिटी फैक्टर हो जाएगा तो ये न्यू बन जाएगा। डीएनए तो इसका है बट बाकी पूरी बॉडी जो है वो निगेटिव वाली की है, तो ये भी रिकॉम्बिनेशन कहलाएगा। ये होगा कैसे कि मान लीजिए ये वाला बैक्टीरिया है जिसके पास प्लाज्मिड में फर्टिलिटी फैक्टर है, तो ये एफ पॉजिटिव हो गया। ये मान लेते हैं कि एफ निगेटिव बैक्टीरिया है। दोनों के बीच में जो पिलाई आपने पढ़ी थी कि सेक्स पिलाई के बीच की वॉल डिसॉल्व हो जाएगी, ये कहलाएगा कॉन्जुगेशन ट्यूब। कैसे बनी है? बाई डिसोल्यूशन ऑफ वॉल ऑफ सेक्स पिली। ऐसे तो पूरी सरफेस पे है, बस यहाँ का सेक्स पिलाई यहाँ के सेक्स पिलाई के सामने आया, वॉल डिसॉल्व हो गई तो एक ट्यूब बन गया। अब ये क्या करेगा, ये अपनी एक कॉपी बनाएगा और वो कॉपी जो है वो यहाँ से इसमें ट्रांसफर कर देगा। तो जब वो यहाँ से ट्रांसफर कर देगा तो उसके बाद होगा ये कि जो बैक्टीरिया ये था वो तो एज सच इस पे तो प्लाज्मिड है ही, ये तो एफ पॉजिटिव था। अब जो न्यू बैक्टीरिया बना वो भी एफ पॉजिटिव वाला बन गया, तो जो पहले निगेटिव था वो पॉजिटिव में चेंज हो गया। तो एक ने अपनी बस कॉपी बना के दूसरे को हैंड ओवर कर दी, तो जो दूसरा है उसके पास अब दो डीएनए हो गए, एक तो अपना डीएनए नेगेटिव का, अब एक प्लाज्मिड की वजह से उसके पास एक और जीन आ गया फर्टिलिटी फैक्टर का, तो एक रिकॉम्बिनेंट बन गया है। तो कॉम्प्लेक्स टाइप का, लेकिन हमारे समझने में इतना ही काफी है। इससे ज्यादा हमें नहीं पढ़ना कि एग्जैक्टली प्लाज्मिड में जीन कैसे रेप्लिकेट करेगा और कॉपी कैसे ट्रांसफर होगी। आपको सिर्फ ये पढ़ना है कि प्लाज्मिड का जीन डीएनए है, डीएनए में रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन ऑलरेडी मॉलिक्यूलर बेसिस में आप पढ़ते ही, चाहे मेन डीएनए का हो या प्लाज्मिड के डीएनए का हो, डीएनए का रेप्लिकेशन सब जगह का एक ही जैसा होता है। तो डीएनए रेप्लिकेट करेगा, अपनी एक कॉपी को कॉन्जुगेशन ट्यूब से दूसरी कॉपी में हैंड ओवर कर देगा, तो जो दूसरा वाला पहले निगेटिव था अब वो पॉजिटिव में चेंज हो गया। अब कह सकते हैं कि कोई बैक्टीरिया जो स्टेराइल था
एफ निगेटिव, वो फर्टाइल में कैसे चेंज होता है ना। कॉन्जुगेशन क्या एक्सप्लेन करता है? इट एक्सप्लेन्स हाउ ए sterile means F negative bacterium changes into fertile, fertile का मतलब है F positive bacterium। तो कोई भी बैक्टीरिया जो स्टेराइल था वो फर्टाइल में कैसे चेंज होता है, इस बात को कॉन्जुगेशन एक्सप्लेन कर देगा। सिंपल है कॉन्जुगेशन। यहाँ से लेडरबर्ग एंड टैटम, इकोलाई, डोनर, रेसिपिएंट, एफ पॉजिटिव, एफ नेगेटिव, प्लाज्मिड, ये सब चीजें आपको याद करनी है। हालांकि कॉन्जुगेशन एनसीईआरटी में नहीं दिया है, एनसीईआरटी ने सिर्फ एक लाइन लिख दी कि हम मोनेरा में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है और एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में चीजें ट्रांसफर हो जाती है। ना ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे एटलीस्ट सेकंड चैप्टर में दिया है, और कॉन्जुगेशन के बारे में तो कहीं नहीं है, और जो तीसरा पढ़ने वाले हैं उसके बारे में भी कहीं नहीं है। और दूसरे और तीसरे का हमें ब्रीफ आइडिया लेना है जितना हमारे लिए जरूरी है, वो हमने देखा। ये कॉन्जुगेशन हो गया। नाउ थर्ड वन, ये कहलाता है ट्रांसडक्शन। ट्रांसड्यूस करने का मतलब होता है बाय फोर्स, फोर्सफुल। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है चेंज, कॉन्जुगेट करने का मतलब होता है इन्वॉल्वेशन ऑफ टू। जब दो इन्वॉल्व हो गए तो और दो इन्वॉल्व होने का मतलब है एक का कंटेंट दूसरे में ट्रांसफर हो, तो कॉन्जुगेशन या कॉपुलेशन वर्ड यूज होता है। कॉपुलेशन एक बिहेवियर है, इसलिए वो एनिमल में यूज होता है, प्रोसेस कॉन्जुगेशन ही कहलाता है। ट्रांसडक्शन का मतलब होता है फोर्सफुल। इसको किसने डिस्कवर किया? डिस्कवर्ड बाय जिंडर एंड लेडरबर्ग। लेडरबर्ग जो भी आपने लिखा सेम, जिंडर एंड लेडरबर्ग इन साल्मोनेला। साल्मोनेला टाइफाइड का बैक्टीरिया है। जो बैक्टीरिया टाइफाइड कॉज करता है, साल्मोनेला टाइफाई या साल्मोनेला टाइफाई न्यूरियम, अलग अलग स्पीशीज है। साल्मोनेला इज द जीनस व्हिच कॉजेस टाइफाइड डिजीज इन ह्यूमन। तो जेंडर एंड लेडरबर्ग ने साल्मोनेला बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसडक्शन को डिस्कवर किया। ट्रांसडक्शन में होगा क्या? एक बैक्टीरिया से डीएनए निकाल के दूसरे बैक्टीरिया में डाला जाएगा बाय यूजिंग ए वेक्टर। कोई कैरियर होगा, कोई इंटरमीडिएट होगा जो एक से निकाल के दूसरे में लेके जाएगा, तो ये फोर्सफुल हो गया। अगर वो कैरियर नहीं होगा तो नहीं हो सकता। और वो कैरियर यहाँ पे क्या है? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो बैक्टीरिया पे फीड करता है। तो अगर बैक्टीरियोफेज को यूज करके एक बैक्टीरिया से डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है तो वो ट्रांसडक्शन कहलाता है। दिस इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन in bacteria using a vector। एक वेक्टर को यूज करके कर रहे हैं, और वो वेक्टर क्या है? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज इज ए वायरस दैट फीड ऑन बैक्टीरिया। इसी चैप्टर के लास्ट में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये आएगा। ये भी एक्सपेरिमेंट है। दिस ऑल्सो प्रूव्स DNA is the genetic material। जैसे आप ये भी जहाँ पे मॉलिक्यूलर बेसिस में दिया हुआ है, एक मॉलिक्यूलर बेसिस में जहाँ पे लिखा है सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, तो एक एक्सपेरिमेंट तो ग्रिफ्थ का दिया हुआ है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का, और एक दिया है हार्शे एंड चेस का बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन। तो जो हार्शे एंड चेस का बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन एक्सपेरिमेंट है वो इसी से लिंक्ड है। हालांकि ये डिस्कवरी अलग है, वो डिस्कवरी अलग है, बट वहां जितनी बात कही गई है वो इसी से लिंक्ड है, मतलब दोनों एक्सपेरिमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इससे भी प्रूव होता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, और ट्रांसफॉर्मेशन से भी प्रूव होता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। कॉन्जुगेशन से ये प्रूव नहीं होता
कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के हिसाब से कॉन्जुगेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन है। ट्रांसफॉर्मेशन तो एज सच वहां दिया हुआ है, ट्रांसडक्शन की जगह पे वहां पे हार्शे एंड चेस का बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन है यूजिंग रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन एंड सल्फर। वो आगे आप जब आएगा तब पढ़ोगे। यहाँ पे बस ये है कि बैक्टीरियोफेज एक वायरस है दैट फीड ऑन बैक्टीरिया। अगर आप इसको रिलेशनशिप में देखोगे तो बैक्टीरियोफेज एक पैरासाइट है जो बैक्टीरिया यानी अपने होस्ट से न्यूट्रिशन लेता है। पैरासाइट हमेशा होस्ट पे डोमिनेट करता ही है, पैरासिटिज्म में ये चीजें लिखी गई। तो अगर एक बैक्टीरियोफेज किसी एक बैक्टीरिया यानी होस्ट का डीएनए निकाल के किसी दूसरे होस्ट या बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर दे तो उसको हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। डिटेल तो काफी कुछ है, बट आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि वाया ए बैक्टीरियोफेज होगा तो ट्रांसडक्शन, वाया ए कैरियर या वेक्टर होगा तो ट्रांसडक्शन इज कवर्ड बाय सेंटर एंड लिटरबर्ग इन साल्मोनेला। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये तीनों टाइप के रिकॉम्बिनेशन किसी एक बैक्टीरिया में नहीं हो सकते। जैसे आपने लिखा कि बाइनरी फिशन तो मोस्ट कॉमन है, सारे बैक्टीरिया में होगा, तो इट डजंट मीन कि ये तीनों जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन किसी एक ही बैक्टीरिया में आ जाएंगे। ये भी मतलब नहीं है कि कोई ना कोई बैक्टीरिया में कोई ना कोई रिकॉम्बिनेशन होगा ही होगा। इट्स नॉट कंपल्सरी कि बैक्टीरिया है तो इन तीन में से कोई एक मेथड हो। ये तो जिन बैक्टीरिया में डिस्कवर हुआ उन्हीं बैक्टीरिया के लिए एप्लीकेबल है। कि साल्मोनेला में ट्रांसडक्शन होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी और बैक्टीरिया में भी कर देंगे, या न्यूमोकॉकल बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन है तो सब बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये भी नहीं है। तो जहां जो एग्जाम्पल है वही याद रखना है आपको, है ना। और ये भी समझ लीजिएगा कि ये रिकॉम्बिनेशन सारे बैक्टीरिया में हो ये जरूरी नहीं है, और कोई एक टाइप का हो ये भी जरूरी नहीं है। ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जिनमें सिवाय बाइनरी फिशन के कुछ भी नहीं होता भी होगा तो अब तक डिस्कवर नहीं किया गया, बट दे आर मोनेरा, पार्ट ऑफ मोनेरा, मोनेरेंस है, बट उनमें केवल बाइनरी फिशन है। उसके अलावा हम कुछ नहीं जानते कि वो रेप्लिकेट कैसे करते होंगे, मल्टीप्लाई कैसे करते होंगे। तो ये सारी बातें भी इंपॉर्टेंट है ना। ये टॉपिक एनसीईआरटी से थोड़ा डिटेल करके हमने पढ़ा है, तो इससे जितना जरूरी था उतना ही स्टडी किया। तो ये हो गया रिप्रोडक्शन के बारे में, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। अब तक हमने जितना भी पढ़ा वो बेसिकली यू बैक्टीरिया था। यू बैक्टीरिया में हमने शेप एंड साइज, उसके बाद बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जो हमने सेल वाले चैप्टर से पढ़ा, न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन जो थोड़ा बहुत एनसीईआरटी में यहाँ दिया है तो हमने उसके हिसाब से डिस्कस किया। अब हमें मोनेरा में और चीजें जो दे रखी हैं वो पढ़नी है, लाइक आर्की बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, कम से कम ये चीजें तो है। नेक्स्ट ग्रुप हमारा जो आएगा वो आर्की बैक्टीरिया पढ़ेंगे। सर राइट साइड बोर्ड क्लियर नहीं है। मैं कर देता हूँ सर ठीक है। सो आर्की मींस एंशिएंट होता है, तो आप इन्हें एंशिएंट, प्रिमिटिव मान सकते हैं। आर्की मींस वैसे एंशिएंट होता है, तो एंशिएंट बैक्टीरिया है आर्की बैक्टीरिया कहलाते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप कॉमन नेम के हिसाब से देखेंगे तो ये ओल्डेस्ट है ऑफ लिविंग फॉसिल, मतलब जो बैक्टीरिया फॉसिलाइज्ड हो गए या जो बैक्टीरिया अभी भी सरवाइव कर रहे हैं उनमें भी सबसे पुराने यही है ना। दीज आर मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे प्रिमिटिव लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर आता है तो आर्की बैक्टीरिया होगा, मतलब मोस्ट प्रिमिटिव। इससे पहले कोई बना हो और जिंदा हो ऐसा कोई नहीं है। आर्की बैक्टीरिया मोस्ट प्रिमिटिव टाइप के हैं जो तब से लेके अब तक, मतलब जब भी ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई तो पहली सेल हम मान लेते हैं कि अगर आर्की बैक्टीरिया की थी तो उस टाइम से लेके आज तक ये जिंदा है। जबकि बीच में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बने और आप एवोल्यूशन में पढ़ते हैं कि अलग अलग पीरियड और एरा में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म और ग्रुप डिसअपियर हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, फॉसिलाइज्ड हो गए, खत्म हो गए, नए नए बनते गए, पुराने पुराने हटते गए, बट ये सबसे पहले बना था और आज भी जिंदा है। तो ये ओल्डेस्ट ऑफ लिविंग फॉसिल या मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ कहलाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। इनमें
ये किसी भी हार्श कंडीशन को सरवाइव कर लेते हैं ना, दे लिव इन मोस्ट हार्श हैबिटेट। सबसे मुश्किल जगह अगर आप लिखेंगे तो वेयर पॉसिबली नो लाइफ कैन सस्टेन, मतलब जहां पे और कोई जिंदा नहीं रह सकता, उन जगह पे भी ये बैक्टीरिया सरवाइव कर लेते हैं। तो दे लिव इन मोस्ट हार्श हैबिटेट। क्यों रह रहते हैं उसके लिए इसका रीजन है। हार्श हैबिटेट के एग्जांपल क्या है अभी हम पढ़ेंगे। मेथनोजन है तो प्रेजेंस ऑफ मीथेन, मीथेन एफेक्सिएशन कॉज करती है। जितने ऑर्गेनिज्म है। हाँ बोलो बेटा कुछ कह रहे हो। सर सेल वॉल की वजह से। सेल वॉल, सेल वॉल की वजह से, हाँ सेल वॉल क्या एक्चुअली कैप्सूल सेल कोट पूरा ही है। अभी हम देखते हैं उनमें क्या क्या चेंजेस है, मेम्ब्रेन में भी चेंजेस आएंगे। हार्श हैबिटेट का मतलब क्या था, प्रेजेंस ऑफ मीथेन जिसमें मैथेनोजेंस होते हैं, और मीथेन एफेक्सिएशन कॉज करती है, दम घुट जाता है। जितने भी एरोबिक ऑर्गेनिज्म है वो मीथेन की प्रेजेंस को टॉलरेट नहीं कर सकते, जिंदा ही नहीं बचेंगे। बट ये मीथेन बनाते हैं और मीथेन में ही रहते हैं। ऐसे बॉइलिंग वाटर, आप वाटर को बॉइल इसलिए करते हैं कि बैक्टीरिया मर जाए, बट ये बॉइलिंग टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर लेंगे। एसिडिटी एंड एल्कलिनिटी हाई, मतलब हाई पीएच और वेरी लो पीएच। हमारे इंटेस्टाइन, हमारे स्टमक में लो पीएच है तो वो कहीं ना कहीं माइक्रोब्स को अगेंस्ट में हमें इम्यूनिटी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, हमारे डिफेंस का पार्ट है। लेकिन ये एसिडिटी को भी टॉलरेट कर लेंगे। और आप यूजुअली नमक का पानी यूज करते हैं इसलिए कि बैक्टीरिया की लाइसिस हो जाए, बट ये उस सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को भी टॉलरेट कर लेंगे। तो जहां पे कोई लाइफ सस्टेन नहीं करती वहां पे आर्की बैक्टीरिया सस्टेन कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं उसका रीजन है इनका कैप्सूल और सेल कोट का नेचर, जो इनको इस हार्श हैबिटेट में रहने के लिए सुटेबल बनाता है। ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों दिया गया है कि दे लिव इन मोस्ट हार्श हैबिटेट बिकॉज ऑफ हैविंग, क्या चीज है, डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। एक तो सेल वॉल स्ट्रक्चर डिफरेंट है और मेम्ब्रेन टाइप, इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसका टाइप भी अलग अलग है। ये आ जाएगा। अब क्या क्या चेंजेस आएंगे वो भी इंपॉर्टेंट है कि जैसे अगर हम लिखें यहाँ पे कि सेल वॉल में चेंज क्या है, तो जैसे अभी तक आप पढ़ते हैं कि सेल वॉल किसकी बनी है बैक्टीरिया में, पेप्टाइडोग्लाइकेन की। पेप्टाइडोग्लाइकेन को म्यूरेन भी कहते हैं, और म्यूरेन NAG और NAM का पॉलीमर है। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे म्यूरेन की जगह क्या वर्ड आएगा, स्यूडो म्यूरेन। स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, मतलब जैसी म्यूरेन आपको पढ़ाई गई है यू बैक्टीरिया में वैसा केमिकल स्ट्रक्चर नहीं है, उससे कुछ डिफर करता है, तो उसको नाम दिया गया सेल वॉल इज मेड अप ऑफ स्यूडो फॉल्स म्यूरेन। सेल वॉल स्यूडो म्यूरेन की बनी हुई है। स्यूडो म्यूरेन में क्या है कि जो पेप्टाइडोग्लाइकेन आप पढ़ते हैं वो नहीं होता, म्यूरामिक एसिड जो आप पढ़ते हैं वो नहीं होता। म्यूरामिक एसिड आपको मैंने पढ़ाया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर जो स्पेशल अमाइनो एसिड है वो म्यूरामिक एसिड है। तो इनमें एक तो म्यूरेन नहीं आएगा और एक तो म्यूरामिक एसिड नहीं आएगा, है ना। आप स्यूडो म्यूरेन भी याद रखेंगे तो चलेगा। और इसके साथ साथ इनकी जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आपने पढ़ी है, इस मेम्ब्रेन में इंपॉर्टेंट ये है कि ब्रांच चेन लिपिड्स होते हैं इनमें। एक तो ये याद रखना है कि इनमें ब्रांच चेन लिपिड्स होंगे। ब्रांच चेन लिपिड्स क्या होते हैं, ये इनको रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। रिजिडिटी का मतलब जैसे आपको मेम्ब्रेन में पढ़ाया गया कि मेम्ब्रेन का जो नेचर है वो कैसा होता है। मेम्ब्रेन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के हिसाब से होती है, सिलेक्टिव परमिएबल होती है। सिलेक्टिव परमिएबल होगी तो आप फ्लूइड मोज़ेक पढ़ते हैं। फ्लूइड मोज़ेक का मतलब ये था कि एक बाइलिपिड की लेयर है और उस बाइलिपिड लेयर में आप ये पढ़ते हैं कि बाहर भी कुछ प्रोटीन होंगी और कुछ अंदर प्रोटीन होगी। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन आपको पढ़ा दी जाती है। तो ये
फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है, क्वासी फ्लूइड बोलते हैं कि कुछ फ्लूइड नेचर है और कुछ रिजिड नेचर है ना, पूरी तरीके से फिक्स मेम्ब्रेन नहीं होती। अब और उसमें क्या है, बाइलिपिड लेयर आप ऑलरेडी पढ़ते ही हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है वो थोड़ी सी अलग है। अलग क्या है कि इनमें मोनोलिपिड की एक लेयर आएगी, तो ये डिफरेंस आ जाता है कि इनमें ये बातें विद ब्रांच चेन लिपिड्स है ना एंड साइड चेन्स। मोनोलिपिड लेयर होगी। तो एक्चुअली इनकी केमिस्ट्री ही अलग है, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोवाइड रिजिडिटी टू सेल कोट, और रिजिड नेचर की वजह से ये इन कंडीशंस को टॉलरेट कर लेते हैं, हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी मेम्ब्रेन जो है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के हिसाब से फ्लूइडिटी को शो करती है। हमारी बॉडी में जो मेम्ब्रेन, यूकैरियोटिक सेल में जो आप मेम्ब्रेन पढ़ते हैं या यू बैक्टीरिया में भी जो मेम्ब्रेन आपने पढ़ी है, उसमें ये पढ़ाया जाता है कि प्रोटीन्स की पोजीशन फिक्स नहीं होती। एक बाई मॉलिक्यूलर लिपिड लेयर है जिसमें प्रोटीन्स एक्सट्रिंसिक हो या इंट्रिंसिक या ट्रांस मेम्ब्रेन को फ्लोट करती रहती है, दे कैन मूव। बट यहाँ क्या है, ये उसको रिजिड नेचर दे रही है जिससे वो मूव नहीं कर सकती, एंड बिकॉज ऑफ दैट उनके अंदर ये स्ट्रेंथ डेवलप होती है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि ये रिजिड है, रिजिड बिकॉज ऑफ हैविंग दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। तो ये इंपॉर्टेंट है। ब्रांच चेन लिपिड्स आएंगे मेम्ब्रेन में जो इनको टेम्परेचर और पीएच के लिए टॉलरेबल बनाते हैं। अब इनमें कौन कौन से ग्रुप हैं आप जानते हैं। पहला ग्रुप मैथेनोजेन, इजी है, फटाफट कर लीजिए इसे। फर्स्ट मैथेनोजेन, मीथेन बनाने वाले बैक्टीरिया, मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया लिख सकते हैं। मीथेन बनाने वाले हैं तो मैथेनोजेन कहलाएंगे। अगर हम इन तीनों में से भी देखें कि सबसे प्रिमिटिव क्या था, तो यही था। दिस इज सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव। ऑब्लिगेट एनारोब, ऑब्लिगेट एनारोब वर्ड आपको मिलेगा जहां पे बायोगैस आपको पढ़ाया गया है माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर में। ये ऑब्लिगेट मतलब कंपल्शन है, कंपल्सरी। एनारोबिक कंडीशन मींस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो मैथेनोजेन सर्वाइव इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जबकि हम कंप्लीट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में सर्वाइव करते हैं। और आप इवोल्यूशन के हिसाब से भी देखोगे तो आपको पढ़ाया गया होगा, याद होगा कि अर्थ का जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था वो एनारोबिक था, उसमें ऑक्सीजन नहीं थी। ऑक्सीजन तो तब आई है जब साइनोबैक्टीरिया ने फोटोसिंथेसिस करना शुरू किया और ऑक्सीजन रिलीज करना शुरू किया, तो धीरे धीरे अर्थ का एनवायरनमेंट ऑक्सीजनिक हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अर्थ का प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर एनऑक्सीजनिक था, उसमें ऑक्सीजन नहीं थी, तो कोई भी सेल या कोई ऑर्गेनिज्म जो बना होगा उस एनवायरनमेंट में वो डेफिनेटली एनारोबिक रहा होगा। ऑक्सीजन जब थी नहीं तो ऑक्सीजन को यूज कैसे करेगा फॉर रेस्पिरेशन। तो एक्चुअली उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर कहा जाए तो कौन से बने होंगे, तो मैथेनोजेन, बिकॉज वो ऐसे हैं जो ऑब्लिगेट एनारोब हैं, दे कैन सर्वाइव ओनली इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसीलिए आप बायोगैस का जब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर में, तो वहां लिखा है कि बायोगैस का जो टैंक होता है वो एक कंक्रीट का टैंक होगा, सीमेंटेड होता है। अगर आप सीमेंटेड नहीं बनाओगे तो ऑक्सीजन डिफ्यूज करके आ जाएगी। और उसके बाद भी अगर आपने कभी देखा हो तो सीमेंटेड टैंक के अंदर भी एक पॉलीथीन की लेयर लगा दी जाती है, एक प्लास्टिक की थिन फिल्म लगा दी जाती है, सो दैट ऑक्सीजन कहीं से भी ना आए। क्योंकि अगर ऑक्सीजन आ जाएगी तो मैथेनोजेंस मर जाएंगे, मैथेनोजेंस मर जाएंगे तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड कौन बनाएगा, बायोगैस कौन बनाएगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ऑब्लिगेट एनारोब है। कहाँ मिलेंगे, अगर नेचुरली इन रूमिनेंट, रूमिनेंट्स कैटल्स को कहते हैं। हमारे स्टमक में 3 पार्ट्स होते हैं, कैटल्स के स्टमक में 4th पार्ट होते हैं, एंड दैट 4th पार्ट इज रूमेन। रूमेन कैटल के स्टमक का वो पार्ट है जिसमें वो सेल्यूलोज का डाइजेशन करते हैं। हमारे पास रूमेन नहीं है, हमारे पास स्टमक में 3 पार्ट्स हैं। तो जिनमें रूमेन होता है, फॉर एग्जाम्पल कैटल्स, उनको रूमिनेंट्स बोलते हैं। तो कैटल के रूमिनेंट्स में या स्टमक का जो रूमेन वाला सेक्शन है
उसमें आपको मैथनोजेंस मिल जाएंगे। इसके अलावा मार्शी एरियाज एंड इन पैडी फील्ड्स, जो धान के खेत होते हैं वहां मिल जाएंगे। पैडी राइस का जो प्लांट है, पैडी का प्लांटेशन जब किया जाता है तो वाटर लॉगिंग सिचुएशन दी जाती है, खेत में पानी भर दिया जाता है। तो अगर आप खेत में पानी भर देंगे तो इसका मतलब है कि सॉइल में जितनी भी ऑक्सीजन है वो बबल की फॉर्म में निकल जाएगी। अब उस वाटर लॉग्ड कंडीशन में जिसमें बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है, उसमें फिर मैथनोजेंस की कॉलोनीज डेवलप हो जाती है, बिकॉज वो एनारोबिक सिचुएशन को सर्वाइव करते हैं। तो दे आर नेचुरली इन रुमिनेंट्स, मार्शी एरियाज एंड इन पैडी फील्ड्स, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है। ये करते क्या है, जितनी भी ये कार्बन डाइऑक्साइड होगी या मिथाइल अल्कोहल होगा, फॉर्मिक एसिड होंगे, इस टाइप के जो भी कंपाउंड्स हैं, they convert CO2, CH3OH, methyl alcohol, and formic acid, HCOOH, and then change into methane. तो इस सबको ये मीथेन में चेंज कर देते हैं, इसीलिए मैथेनोजेनिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। और फिर इसका यूज क्या होगा, मीथेन इज यूज्ड इन बायोगैस जो इनफ्लेमेबल है, जिसको आप बर्निंग और कुकिंग पर्पस और बाकी सब काम में यूज कर सकते हो। तो मैथेनोजेंस एक कैटेगरी है। जो मीथेन बनाने वाले बैक्टीरिया हैं उनको आप मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया बोल सकते हो। कैटल डंग को हम जब सोर्स मानते हैं मैथेनोजेन का, तो इसीलिए बिकॉज कैटल डंग के अंदर मैथेनोजेंस होंगे और वो फिर बायोगैस प्लांट में एज ए सोर्स ऑफ मैथेनोजेन बैक्टीरिया वर्क करता है। नाउ सेकंड, हैलोफाइल्स है। हेलाइन सैलिनिटी के लिए वर्ड यूज होता है, फाइल टॉलरेट करने के लिए। तो जो सॉल्ट को टॉलरेट कर लेते हैं वो हैलोफाइल्स हैं। दीज आर सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया। ये प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट के लिए आ जाएंगे। कहाँ मिलेंगे आपको, अगर नेचुरली नेचर में, इन सॉल्टी या सलाइन कंडीशंस, जैसे सॉल्ट लेक होती है जहां से नमक निकाला जाता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट लेक्स, या कुछ रॉकी माउंटेन्स होते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं कि सेंधा नमक आता है, लाहौरी नमक बोल देते हैं, या उसको रॉक सॉल्ट बोलते हैं। तो उस रॉक सॉल्ट में जो बैक्टीरिया होंगे वो हैलोफाइल्स होंगे। या कमर्शियली जहाँ से सॉल्ट NaCl निकाला जाता है वहां पे जो बैक्टीरिया होंगे वो हैलोफाइल्स कहलाते हैं। और ये टॉलरेट कर सकते हैं 35% सॉल्ट या NaCl की कॉन्सेंट्रेशन को। आपको अगर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वर्ड याद हो तो उसमें आपने जहाँ पे मेजर एबायोटिक फैक्टर दिया हुआ है, मेजर एबायोटिक फैक्टर में पहले दिया है, सबसे पहले लिखा है टेम्परेचर, उसके बाद लिखा है वाटर, और वाटर में आपने लिखा है फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर। वहाँ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन दी है और वहाँ लिखा है कि वो पार्ट पर 1000 होती है, PPT। तो वहाँ लिखा है कि 35% से अगर ज्यादा होगी तो वो हाइपर सलाइन कंडीशंस कहलाती है। और फिर उनको जो टॉलरेट कर लेते हैं वो यूरी हेलाइन और स्टीनो हेलाइन, जो टॉलरेट कर लेते हैं वो यूरी हेलाइन, जो नहीं कर सकते वो स्टीनो हेलाइन, है ना। मैंने आपको कई बार बोला इस चीज को, तो चौथी पांचवी क्लास हमारी है कि NCERT में सब चीजें बिखरी हुई हैं। कल को आपसे भी पूछ लिया जाए कि भाई यूरी हेलाइन का एग्जाम्पल बताओ, तो आप ये मत कह दीजिएगा कि NCERT में कहीं नहीं पढ़ा हमने, क्योंकि जहाँ यूरी हेलाइन लिखा है वहाँ पे यूरी हेलाइन का एग्जाम्पल नहीं लिखा, और जहाँ हेलोफाइल लिखा है वहाँ ये नहीं लिखा कि ये यूरी हेलाइन है, क्योंकि ये सॉल्ट को टॉलरेट करता है इसलिए यूरी हेलाइन कहलाए। ये आपको सोचना है या टीचर को पढ़ाते समय बताना है। इस तरीके से क्वेश्चंस भी होते हैं, यही क्वेश्चंस आपके डिसाइडिंग होते हैं कि आप इन्हें कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको लिंक करके बता रहा हूँ कि इससे रिलेटेड चीजें और कहाँ कहाँ आपको पढ़नी है। तो ये याद रखिएगा, टॉलरेट। तो फर्स्ट लाइन में आपने क्या लिखा है? फर्स्ट लाइन में ये मैंने लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड या मिथाइल अल्कोहल CH3OH या फॉर्मिक एसिड, इन सबको ये चेंज कर देते हैं मीथेन में। सेंटेंस की जगह एरो बना के कर दिए आप, वैसे लिख लीजिए।
और जब मीथेन बन जाएगी तो इस मीथेन का बायोगैस प्रोडक्शन में यूज हो जाएगा। सो दे कैन टॉलरेट अप टू 35% सैलिनिटी या NaCl कॉन्सेंट्रेशन। सोडियम क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन अगर 35% है उतना भी ये टॉलरेट कर लेते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये हेलोफाइल्स कहलाते हैं। सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया है क्योंकि सॉल्ट को टॉलरेट कर लेते हैं। जो तीसरी कैटेगरी है वो थर्मो एसिडोफाइल है। अब ये नेचर में कांस्टेंट है कि जहां जहां हाई टेम्परेचर है वहां वहां एसिडिटी भी है, मतलब ये हाई टेम्परेचर और एसिडिटी दोनों को टॉलरेट कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। दे कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर का मतलब है मोर देन 80 डिग्री सेंटीग्रेड जो यूजुअली होता है, एंड लो पीएच। पीएच लो होने का मतलब है हाई एसिडिटी, और लो पीएच का मतलब है लगभग 1.5 टू 1.7 पीएच एक नॉमिनल रेंज है जो हाईली एसिडिक होगा, उसमें भी ये बैक्टीरिया सरवाइव कर जाएंगे। और ऐसे वाटर बॉईल करता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो उसमें भी ये बैक्टीरिया आसानी से सरवाइव कर जाएंगे। तो इसीलिए थर्मो एसिडोफाइल वर्ड यूज हो गया। ये आपको कहाँ मिलेंगे? अकर नेचुरली इन हॉट सल्फर स्प्रिंग्स। जैसे आप थर्मल स्प्रिंग्स बोलते हैं, जहां से बॉइलिंग वाटर कॉन्स्टेंटली रिलीज हो रहा है। थर्मल स्प्रिंग्स या सल्फर स्प्रिंग्स, वो सल्फर हो गई, उसमें जो एसिडिटी है वो दैट इज बिकॉज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो उसको सल्फर रिच होगा, बॉइलिंग होगा और पीएच उसकी 2 से नीचे होगी। ऐसी सिचुएशन में जो बैक्टीरिया है वो थर्मो एसिडोफाइल की कैटेगरी में आते हैं। ये इंपॉर्टेंट होता है। 80 डिग्री सेंटीग्रेड यूजुअली कॉमन है, और एसिडिटी तो है ही। तो अगर आप इनके स्मोक के मतलब जहाँ से ये गर्म पानी उबलता हुआ पानी अर्थ क्रस्ट से निकल रहा है, उसमें धुआं जो है वो उसके कांटेक्ट में भी अगर स्किन आती है तो ब्लिस्टर्स पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, क्योंकि वो एसिडिक फ्यूम है। और एसिडिक में एसिडिटी कितनी है? वो लगभग 2 pH के बराबर है, जो हाईली एसिडिक है। तो ऐसी जगह पे लोग जाते ही नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि थर्मल स्प्रिंग्स को स्टडी अगर करना भी है तो साइंटिस्ट अपने तरीके से करते हैं। तो इन जगह पे जो बैक्टीरिया है वो थर्मो एसिडोफाइल बैक्टीरिया कहलाते हैं। तो ये तीनों ही कैटेगरी आर्की बैक्टीरिया हैं। ये वो कंडीशन है जहाँ पे यूजुअली लाइफ नहीं हो सकती, बट नेचर ने यहाँ पे भी आर्की बैक्टीरिया की फॉर्म में इनको रहने की जगह दी है कि ये इन कंडीशंस को भी टॉलरेट कर लेते हैं। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। आर्की बैक्टीरिया के बारे में हो गया। आर्की तो प्रिमिटिव है। यू बैक्टीरिया में एक एक्सटेंशन आपकी बुक में दिया है साइनो बैक्टीरिया का। साइनो बैक्टीरिया को आप ब्लू ग्रीन एल्गी बोल लेते हैं। अब यहां से आपके लिए कुछ चीजें और ऐड अप हो जाएंगी। थर्ड ग्रुप आ जाएगा ये, है ना। आर्की बैक्टीरिया सेकंड था, यू बैक्टीरिया हम पढ़ ही रहते हैं, ये साइनो बैक्टीरिया। तो अब यहाँ से क्या क्या चीजें समझनी है? एक तो ये चीज माइंड में रखिए कि जब तक मोनेरा किंगडम नहीं था, जब तक बैक्टीरिया को हम नहीं जानते थे, तब तक इनका स्टेटस क्या था? ब्लू ग्रीन एल्गी। और अगर ये एल्गी है तो कहाँ होंगी? प्लांट किंगडम में। तो अगर आप ब्लू ग्रीन एल्गी के हिसाब से क्वेश्चन करोगे तो कहाँ चला जाएगा? प्लांट किंगडम में। और अगर आप साइनो बैक्टीरिया के हिसाब से करोगे तो फिर ये एल्गी नहीं है, ये बैक्टीरिया है। और क्योंकि बैक्टीरिया है इसलिए कहाँ आ जाएगा? ये मोनेरा में। तो क्वेश्चन करते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि क्या इसका आंसर मुझे मोनेरा किंगडम के हिसाब से मानना है या इसका आंसर मुझे प्लांट किंगडम के हिसाब से मानना है। जो इसके बारे में पूछा जाएगा वो तो दोनों जगह सेम है, डिफर केवल करेगा इनकी टैक्सोनॉमिकल पोजीशन कि एज पर टैक्सोनॉमी ये मोनेरा किंगडम का पार्ट है या एज पर टैक्सोनॉमी ये प्लांट किंगडम का पार्ट है। तो आपको ये, अब मान लीजिए साइनो बैक्टीरिया आपसे पूछा गया कि साइनो बैक्टीरिया कम्स अंडर किंगडम, तो फिर आंसर मोनेरा आएगा कि साइनो बैक्टीरिया मोनेरा किंगडम का पार्ट है।
फिर आपसे कहा जाए कि ब्लू ग्रीन एल्गी कम्स अंडर किंगडम और उसमें मोनेरा नहीं दे रखा है, तो फिर आंसर आपका प्लांट किंगडम हो जाएगा, बिकॉज एल्गी का स्टेटस प्लांट किंगडम है और बैक्टीरिया का स्टेटस एज ए साइनोबैक्टीरिया मोनेरा आएगा। तो इसलिए ये दोनों चीजें डिफर करेंगी। अब क्योंकि मोनेरा में सारे प्रोकैरियोट आते हैं, इसलिए आप ब्लू ग्रीन एल्गी को प्रोकैरियोटिक एल्गी भी बोल सकते हो। कभी आपसे ये पूछा जाए कि इनमें से कौन सी प्रोकैरियोटिक एल्गी है, तो आप कहेंगे कि सर एल्गी तो पढ़ाई गई है प्लांट किंगडम में, प्रोकैरियोट में तो कोई एल्गी होती ही नहीं। बट निक नेम के हिसाब से देखा जाए तो प्रोकैरियोट में साइनोबैक्टीरिया अगर ब्लू ग्रीन एल्गी रिप्रेजेंट करते हैं, तो साइनोबैक्टीरिया क्योंकि प्रोकैरियोटिक है इसलिए ये एल्गी क्या कहलाएंगी, दीज आर आल्सो कॉल्ड प्रोकैरियोटिक एल्गी। आप इस तरीके से भी जान सकते हैं। टैक्सोनॉमी पढ़ने के लिए आपको हमेशा ये ध्यान में रखना होगा कि हम क्या फॉलो कर रहे हैं, कौन सा किंगडम के हिसाब से आंसर करना है और कितनी बात कही गई है और उसमें क्या लॉजिक अप्लाई करना है, और ये डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन अलग अलग होगा। या ये रिजिड नहीं है कि साइनोबैक्टीरिया है तो किंगडम मोनेरा ही आएगा। अगर ब्लू ग्रीन एल्गी करके पूछा जाएगा तो आंसर प्लांट ही हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक एल्गी भी पूछा जा सकता है आपसे, तो आंसर आप दोनों में से कुछ भी दे दीजिए, एक ही बात है। मतलब अगर मैं ये नहीं बनाता, अगर मैं प्लांट किंगडम को फॉलो करने वाला होता तो प्लांट किंगडम में एल्गी आता, इट डजंट मीन कि वो प्रोकैरियोटिक एल्गी है या यूकैरियोटिक एल्गी। बट क्योंकि टाइप ऑफ न्यूक्लियस को या टाइप ऑफ सेल को आर.एच. व्हाटेकर ने एक क्राइटेरिया माना क्लासिफिकेशन के लिए, तो उन्होंने प्रोकैरियोट को निकाल के एक जगह डाल दिया, तो प्रोकैरियोट की एल्गी को निकाल के भी एक जगह ले आए, इस नाम से ले आए इन किंगडम मोनेरा, इसलिए हम इसको मोनेरा में पढ़ा रहे हैं। अब ये है कैसे, बैक्टीरिया है, इट्स ए ग्रुप ऑफ। अब बैक्टीरिया है तो कैसे है, क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया होगा तो डेफिनेटली स्टेनिंग के हिसाब से दो कैटेगरी में जाएगा, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, है ना। दुनिया में कोई भी बैक्टीरिया होगा तो दो कैटेगरी में आएगा ही आएगा, ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। आर्की बैक्टीरिया के लिए अप्लाई नहीं होगा। क्यों अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि आर्की बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन तो है ही नहीं। अभी आपने लिखा उसमें स्यूडोम्यूरेन होता है, म्यूरेन नहीं होता। और जो क्रिश्चियन ग्राम ने जो डेवलप किया मेथड, वो सेल वॉल स्टेनिंग के बेस पर था, जिससे पेप्टाइडोग्लाइकन और अमाइनो एसिड के टाइप और वो सब चीजें इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि वो आर्की बैक्टीरिया में होती ही नहीं। तो आर्की बैक्टीरिया के लिए कभी मत कर दीजिएगा कि वो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। आर्की बैक्टीरिया इन दो में से कुछ भी नहीं है। जितने भी यू बैक्टीरिया हैं वो डेफिनेटली ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव में से किसी एक जगह पे आएंगे। जैसे साइनोबैक्टीरिया कैसे हैं, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, ये ग्रुप ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक है, एल्गी तो फोटोसिंथेटिक होती ही है, तो फोटोसिंथेटिक है, मतलब ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हो गए, ये इंपॉर्टेंट है। इनका हार्मफुल इंपैक्ट क्या है, दे ऑफन फॉर्म एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम्स इंपॉर्टेंट है कहाँ, इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। अब अगर मान लीजिए मैं आपको एनवायरमेंटल पोल्यूशन पढ़ा रहा होता, तो वहां पे एनसीईआरटी में एक टॉपिक दिया है यूट्रॉफिफिकेशन, है ना। आपको जहाँ पे वाटर पोल्यूशन पढ़ाया जाता है वहां पे यूट्रॉफिफिकेशन टॉपिक दिया है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एंड यूट्रॉफिफिकेशन। और यूट्रॉफिफिकेशन में आपको फिर वो एक्सेलरेटेड यूट्रॉफिफिकेशन, है ना, कल्चरल यूट्रॉफिफिकेशन, ये सारे टर्म्स दिए। तो वहां पे आप देखोगे तो मिल जाएगा आपको लिखा हुआ एनसीईआरटी में कि जो पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज होती हैं उनमें एल्गल ब्लूम्स बनते हैं। अब कल को क्वेश्चन आ जाए कि एल्गल ब्लूम इज फॉर्म्ड बाई, और ऑप्शंस में आपको कुछ नाम दे दिए जाए, तो आपको वो नाम चूज करना है जो साइनोबैक्टीरिया होगा, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया ही एल्गल ब्लूम बनाते हैं, कोई और एल्गी एल्गल ब्लूम्स नहीं बनाती है। और साइनोबैक्टीरिया में जैसे अभी हम पढ़ेंगे नॉस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलेटोरिया, शाइजोट्रिक्स, ये सब साइनोबैक्टीरिया है। तो ये इनका हार्मफुल इम्पैक्ट है कि ये एल्गल ब्लूम्स बनाते हैं। जनरल कैरेक्टर्स ये में बेसिकली पढ़ने हैं, तो ये हैं क्या, स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आप इनको देखेंगे तो ये सिंगल सेल के भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर है, या यूनिसेलुलर में कॉलोनी रिप्रेजेंट करेंगे तो कॉलोनियल हो जाएंगे। कॉलोनी का शेप फिलामेंट के जैसा होगा तो फिलामेंटस हो जाएंगे। फिलामेंटस कॉलोनी का शेप है, जैसे आपकी बुक में नॉस्टॉक बना हुआ है, एनाबिना बना हुआ है मान लीजिए, तो नॉस्टॉक एनाबिना को अगर आप स्टडी करोगे तो लिखा है कि वो फिलामेंटस कॉलोनियल एल्गा है।
और जबकि हमने पढ़ा है कि मल्टी सेलुलर कहाँ होते हैं, प्लांट, फंगी और एनिमल्स में, सिंगल सेल के प्रोटिस्टा और सिंगल सेल के मोनेरा। तो फिलामेंटस अपीरियंस होना कॉलोनी का, उसका मतलब ये नहीं कि फिलामेंटस मल्टी सेलुलर एल्गा बना दो आप उसे। फिलामेंटस यहाँ पे मल्टी सेलुलर अगर दे रखा है तो किस टर्म में, कि कॉलोनी, ईच एंड एवरी सेल इज इंडिपेंडेंट, इसीलिए वो यूनिसेलुलर है। अगर हर सेल इंडिपेंडेंट है और वो एक लाइन में आ जाए तो आपको देखने में तो लगेगा कि ये स्ट्रक्चर मल्टी सेलुलर है, बट ये एक नहीं है। इस एक फिलामेंट के अंदर अगर 10 सेल आ रही है तो बेसिकली ये 10 ऑर्गेनिज्म के बराबर है, बस 10 ऑर्गेनिज्म एक साथ एक लाइन में अरेंज हो गए। इस तरीके से उनका अपीयरेंस फिलामेंटस बन गया। जबकि नॉर्मली अगर मल्टी सेलुलर होता तो फिर ये सब इंडिपेंडेंट नहीं होते, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते। कोई अटैचमेंट का काम करता, कोई फोटोसिंथेसिस करता, कोई ग्रो करता, कोई रिप्रोड्यूस करता। मल्टी सेलुलरिटी का मतलब होता है डिवीजन ऑफ लेबर, काम डिवाइड करना। जैसे हमारी बॉडी की हर सेल का काम अलग अलग है। अगर हर सेल इंडिपेंडेंट होती, हर सेल सारे काम करती, तो हमारा अपीयरेंस जरूर मल्टी सेलुलर होता, बट बेसिकली हम उसको यूनिसेलुलर स्टेटस में ही डालते। तो यहाँ पे कॉलोनियल फिलामेंटस हो सकते हैं, जैसे आपकी बुक में दे रखा है। फिलामेंटस में स्ट्रक्चर जो बना हुआ है वो नॉस्टॉक का बना हुआ है, तो आप नॉस्टॉक स्पीशीज को कंसीडर कर सकते हैं, ये उस हिसाब से इम्पोर्टेंट है। जो फिलामेंट है उसको हम ट्राइकोम बोलते हैं। ट्राइकोम क्या है, एक सिंगल फिलामेंट को कहा जाता है। फिलामेंट इज नोन एज ट्राइकोम। तो कॉलोनी है जिसमें कई सारे फिलामेंट होंगे तो फिलामेंटस कॉलोनी बन जाएगी, एंड ट्राइकोम इज कॉल्ड सिंगल फिलामेंट, है ना। ये अपीयरेंस हो गया। अब जब आप फिलामेंट्स बनाएंगे तो फिलामेंट्स का नंबर भी वेरिएबल होगा, किसी में एक होगा तो किसी में कई सारे होंगे, ये डिपेंड करता है ना। अदर इंपॉर्टेंट फीचर में क्या है, इनकी हैबिटेट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये फ्रेश वाटर में भी हैं एज वेल एज मैरीन भी हैं। दोनों तरीके से साइनोबैक्टीरिया होते हैं, फ्रेश वाटर में भी होते हैं, मैरीन में भी होते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। अगर इनकी अब सेल लेवल पे चेंज देखेंगे, सेल स्ट्रक्चर में, तो सेल कैसा होगा, ग्राम नेगेटिव टाइप का, ऊपर लिखा ही हुआ है। इसका मतलब सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होगी। और जो आपको मैंने पेप्टाइडोग्लाइकेन में चीजें ग्राम नेगेटिव में जो चीजें लिखाई हैं वो सारी बातें वहां पे अप्लाई हो जाएंगी, कि उसमें लिपिड्स का पोर्शन कम होगा, प्रोटीन का ज्यादा होगा, कुछ अमाइनो एसिड्स नहीं होंगे, एंड डाई अमीनो पिकोनिलिक एसिड होगा, पेनिसिलिन के लिए इनसेंसिटिव हो जाएंगे, है ना। ये सारी बातें जो ग्राम नेगेटिव के कैरेक्टर्स में लिखाई वो यहाँ पे आ सकती है। चेंजेस क्या होंगे, हमें क्या पढ़ना है, चेंजेस पढ़ने। तो चेंजेस एक तो ये कि साइनोबैक्टीरिया की सेल में गैस वैक्यूल होती है ना, कुछ वैक्यूल होती हैं जो गैस फिल्ड होती हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये हल्के हो जाते हैं। गैस वैक्यूल का पर्पस होता है कि वो साइनोबैक्टीरिया को बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं। एडिशनली हमने जब नॉर्मली बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ा तो उसमें गैस वैक्यूल नहीं लिखा है, लेकिन साइनोबैक्टीरिया में गैस वैक्यूल होती है। तो एक चीज तो ये याद रखनी है कि गैस वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इनका फंक्शन क्या है, प्रोवाइड बायोन्सी। फंक्शन का अगर देखा जाए तो क्या है, ये बायोन्सी प्रोवाइड करती है ना, हल्के बना देंगी जिससे वो आसानी से फ्लोट कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्या है, जितने भी साइनोबैक्टीरिया है वो सारे फोटोसिंथेटिक हैं, ऑल आर फोटोसिंथेटिक, हैविंग क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल आप जानते ही हैं प्लांट का पिगमेंट है, तो क्लोरोफिल ए तो होगा ही होगा, एंड स्पेशल ब्लू ग्रीन पिगमेंट्स जो इनको ब्लू ग्रीन कलर देंगे। इन ब्लू ग्रीन पिगमेंट्स का जो नाम है वो कहलाते हैं फाइको। फाइको वर्ड एल्गी के लिए आता है, बिलिन्स कलेक्टिवली क्या कहते हैं, फाइकोबिलिन्स। जैसे आप क्लोरोफिल पढ़ते हैं, कैरोटेनाइड्स पढ़ते हैं, ऐसे ही फाइकोबिलिन्स हैं। फाइकोबिलिन्स के 3 अलग अलग कैटेगरी हैं। इनमें आता है फाइकोसाइनिन, मोस्ट ऑफ द केस में यही ऑप्शन आपको मिलेगा, एलोफाइकोसाइनिन, और एक आता है स्मॉल आर फॉर रेड है, ये रेड फाइको एरिथ्रिन। ये रेड कलर का है बट
इसी कैटेगरी में आएगा, और ये ब्लू ग्रीन कलर के। मतलब ये भी इंपॉर्टेंट हो गया कि सारी एल्गी ब्लू ग्रीन कलर की हो जरूरी नहीं है। रेड कलर का एल्गा भी ब्लू ग्रीन हो सकता है ना? मतलब रेड कलर का एल्गा भी इस कैटेगरी में आता है, वो भी साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर ही आएगा। तो ये भी चीजें इंपॉर्टेंट है कि जैसे आप क्लोरोफिल के अलग अलग टाइप पढ़ते हैं, वैसे ये फाइकोबिलिन के अलग अलग टाइप हो गए। क्लोरोफिल ए होगा तो इसका मतलब क्या है कि इनकी फोटोसिंथेसिस कैसी होगी, जैसी हायर प्लांट्स की है ना? सो दीज आर फर्स्ट ऑक्सीजेनिक photosynthete formed on the earth। अर्थ पे पहले ऑर्गेनिज्म जिन्होंने ऑक्सीजन रिलीज करने वाली फोटोसिंथेसिस की वो ये थे। बैक्टीरिया आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बैक्टीरिया में भी फोटोसिंथेसिस था, बट आपको लिखाया था कि वो एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस थी। अगर बैक्टीरिया ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते, लेकिन ऐसे बैक्टीरिया जिन्होंने फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज की वो पहले बैक्टीरिया जो थे वो साइनोबैक्टीरिया ही थे इवोल्यूशन के हिसाब से। तो अगर कहा जाए कि अर्थ का एटमॉस्फेयर ऑक्सीजनिक हुआ तो कहां से हुआ, जब साइनोबैक्टीरिया बन गए तो उन्होंने हाइड्रोजन सल्फाइड की जगह वाटर को एज ए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डोनर यूज करना शुरू किया, और फिर ऑक्सीजन रिलीज हुई। धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बढ़ती गई और अर्थ का एटमॉस्फेयर एनऑक्सीजनिक से ऑक्सीजनिक बन गया। ऐसा इवोल्यूशन में आपको समझाया जाता है। तो बिकॉज ऑफ साइनोबैक्टीरिया ये पॉसिबल हो पाया कि अर्थ पे ऑक्सीजन आए, वाटर को स्प्लिट करके वो ऑक्सीजन को रिलीज कर पाए। और इनकी फोटोसिंथेसिस इज एग्जैक्टली लाइक हायर प्लांट्स। जब भी कभी हम बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस बोलते हैं तो आपको ये अप्लाई नहीं करना कि सर ये भी तो बैक्टीरिया हैं, और जो हमने पढ़ लिया ग्रीन सल्फर पर्पल सल्फर वो भी बैक्टीरिया थे। तो बैक्टीरिया में तो दोनों फोटोसिंथेसिस हो गई। तो टैक्सोनॉमिकली दोनों अलग अलग बातें हैं, फिजियोलॉजिकली दोनों एक है। फिजियोलॉजी के हिसाब से क्या है कि जो फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन वाली है वो एक तरफ है और जो नहीं है वो अलग है। यहाँ पे आपको टैक्सोनॉमिकली नहीं देखना है कि फोटोसिंथेसिस अगर बैक्टीरिया में हो रही है तो ग्रीन सल्फर पर्पल सल्फर में हो रही है एनऑक्सीजनिक, और साइनोबैक्टीरिया में कैसी हो रही है ऑक्सीजनिक। लेकिन हम साइनोबैक्टीरिया को फिर उस केस में फोटोसिंथेसिस के हिसाब से जब कंसीडर करते हैं तो वो एल्गी के हिसाब से ही कंसीडर की जाती है। तो जब भी वर्ड आएगा बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस तो उसका मतलब होगा एनऑक्सीजनिक, और जब भी आएगा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट तो इंक्लूडिंग साइनोबैक्टीरिया, और इसके आगे तो जहां जहां फोटोसिंथेसिस है प्रोटिस्टा में है और प्लांट्स में है, फंगी में होती नहीं, एनिमल्स में होती है। तो ऐसी चीजें भी आपको समझनी है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ये है। इनमें एक स्पेशल पावर है, दे हैव स्पेशल नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी। और इसके लिए क्या होगा, इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। हेट्रो मतलब डिफरेंट, सिस्ट का मतलब है हार्ड स्ट्रक्चर। तो फिलामेंट में एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर होगा जो हेट्रोसिस्ट कहलाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होगा वो आपने मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ा। मिनरल न्यूट्रिशन में आपको पढ़ाया गया कि N2 गैस अमोनिया में चेंज हो जाती है, उसके लिए नाइट्रोजिनेज एंजाइम चाहिए, उसके लिए लैग हीमोग्लोबिन चाहिए, है ना, ये तो सब पढ़ा है आपने। अब अगर कहा जाए कि ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का एंजाइम कौन सा है, नाइट्रोजिनेज, याद है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। अब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कहा जाता है, या आपसे मैं पूछूं डीपीपी में दे दूं या टेस्ट पेपर में पूछूं कि साइनोबैक्टीरिया में नाइट्रोजिनेज एंजाइम कहाँ होगा, ऑब्वियस है हेट्रोसिस्ट में होगा, और कहाँ मिलेगा आपको, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन सेल करता है उसी में तो मिलेगा। जबकि वहां आपने कहाँ पढ़ा है, रूट नोड्यूल में, क्योंकि वहां रूट में नोड्यूल बनते हैं इसलिए नाइट्रोजिनेज वहां पे है। यहाँ नाइट्रोजिनेज, अब आप ये कहें कि सर नाइट्रोजिनेज वो अलग है ये अलग है, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही एंजाइम है, रिएक्शन तो एक ही है ना। नाइट्रोजन गैस को अमोनिया में कन्वर्ट करना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है, उसके लिए जो एंजाइम चाहिए वो नाइट्रोजिनेज चाहिए। तो अगर कभी आए कि नॉस्टॉक या एनाबिना में नाइट्रोजिनेज एंजाइम कहाँ है, तो हेट्रोसिस्ट में होगा, सिंपल सी बात। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी होती है और उसके लिए स्पेशलाइज्ड सेल होती है जिसको हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं। 60% ऑफ द बीजीए
सारे बीजीए तो नहीं करते नाइट्रोजन फिक्सेशन, लेकिन 60% बीजीए नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेते हैं और उसके लिए उनमें हेट्रोसिस्ट होती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन केवल हेट्रोसिस्ट में ही होगी, बाकी सेल्स के अंदर नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल में वैसे तो यहाँ पे स्पेशली लिख दिया है नॉस्टॉक एनाबिना, अलग अलग जीनस है, कॉमा लगा हुआ है नॉस्टॉक एनाबिना। और क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेते हैं तो इनका यूज आ गया, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर। अब बायो फर्टिलाइजर टॉपिक आपने कहाँ पढ़ा है? वो आपने पढ़ा है माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर में, माइक्रोब एज बायो फर्टिलाइजर, पूरे चैप्टर में सबसे लास्ट में दिया हुआ है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, तो ऑर्गेनिज्म में तो बायो वर्ड आ गया, और फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं तो फर्टिलाइजर हो गया। तो ये फर्टिलिटी को इम्प्रूव कैसे कहते हैं? बाई इनरिचिंग नाइट्रेट कंटेंट, है ना। पहले अमोनियम बनेगा, फिर उसके बाद ही नाइट्राइट एंड नाइट्रेट बन पाएंगे। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करके सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, इसलिए ये बायो फर्टिलाइजर कहलाते हैं। अब ये फ्री लिविंग स्टेट में भी करेंगे और सिम्बायोटिक स्टेट में भी करेंगे, वो डिपेंड करता है। इन फ्री लिविंग स्टेट as well as with symbiosis. सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर भी हो सकते हैं। दोनों जगह साइनोबैक्टीरिया आएंगे। नॉस्टॉक एनाबिना अकेला है तो भी ये काम कर लेगा, और नॉस्टॉक एनाबिना का एसोसिएशन अगर हम आगे पढ़ेंगे एजोला टेरिडोफाइट के साथ होता है, या साइकस के साथ है, या ब्रायोफाइट में है, तो भी कर लेगा। रिएक्शन एक ही होनी है, चाहे अकेले करें चाहे किसी के साथ में मिलकर करें। तो फ्री लिविंग और सिम्बायोसिस दोनों तरीके से ये कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट। इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि जैसे बैक्टीरिया का आपने पढ़ा कि बैक्टीरिया का रिजर्व फूड मटेरियल क्या था? ग्लाइकोजन और ऑयल ड्रॉपलेट्स आपने लिखा था। यहाँ पे इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल है ये स्टार्च है, जैसे प्लांट सेल के अंदर होता है, बट स्टार्च का एक वेरिएंट है, इसको हम बोलते हैं साइनोफाइसियन या मिक्सोफाइसियन स्टार्च। स्टार्च तो है बट ब्लू ग्रीन एल्गी का स्टार्च अलग है, तो उसको बोला जाता है साइनोफाइसियन या मिक्सोफाइसियन स्टार्च। तो ये सब आपको, ये साइनोफाइसी और मेक्सोफाइसी क्या है कि आप चाहे तो यहाँ समझ सकते हैं कि जब ये ब्लू ग्रीन एल्गी था, जब इसको एल्गी में रखा गया था, जब ये साइनोबैक्टीरिया का स्टेटस नहीं था, तो एल्गी है तो एल्गी में क्लास आएगी ना। जैसे ग्रीन एल्गी को आप क्लोरोफाइसी बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी को अगर हम इसको पढ़ेंगे, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं आपको कि ब्लू ग्रीन एल्गी बीजीए कम्स अंडर क्लास साइनोफाइसी। ये ऐसी का दूसरा नाम है मिक्सोफाइसी इन किंगडम प्लांटी। ये एक अलग से आपको समझा दिया गया है कि जब आप इसको एल्गी का स्टेटस दोगे तो उसकी क्लास जो बनेगी, जैसे आप क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रूडोफाइसी पढ़ोगे, रेड, ग्रीन और ब्राउन एल्गी, ऐसे ब्लू ग्रीन एल्गी अगर होगा तो क्लास का नाम आएगा साइनोफाइसी एंड मिक्सोफाइसी। फाइसी इज ए फिक्स फॉर क्लास ऑफ एल्गी। एल्गी की क्लास के लिए जो यूज किया जाएगा सफिक्स वो फाइसी आता है। सर यस सर द क्वेश्चन रिपीट दीजिए, बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्म में कौन सा किंगडम में आएगा? तो इसका आंसर मोनेरा था। हाँ, अब आपने मुझे ऑप्शंस नहीं दिया एक्चुअली। मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि साइनोबैक्टीरिया प्लेस्ड अंडर किंगडम, और मैंने आपको ऑप्शन दिए मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया, तो आंसर आएगा मोनेरा, बिकॉज साइनोबैक्टीरिया पूछा गया। ब्लू ग्रीन एल्गी प्लेस्ड अंडर किंगडम, और ऑप्शन फिर यही है मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया, तो भी आंसर आएगा मोनेरा, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया एनसीईआरटी ने मोनेरा किंगडम में दिया। बट अगर कहा जाए ब्लू ग्रीन एल्गी प्लेस्ड अंडर किंगडम, मोनेरा ऑप्शन ही नहीं है,
प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगी, एनिमेलिया, तो आंसर हो जाएगा प्लांटी। या मान लीजिए ऑप्शन दिया होता कि प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, नन ऑफ द अबव, तो आप नन मत कर दीजिएगा कि क्योंकि मोनेरा नहीं दिया इसलिए हम नन कर देते हैं, आंसर आएगा प्लांटी। हाँ, अगर साइनोबैक्टीरिया पूछा जाए कि कहाँ नहीं कहाँ है और ऑप्शन नन दिया है, मोनेरा नहीं दिया हुआ, तो नन आंसर आएगा, बिकॉज साइनोबैक्टीरिया वर्ड मोनेरा के लिए यूज किया जाता है और ब्लू ग्रीन एल्गी वर्ड प्लांट किंगडम के लिए यूज किया जाता है। जब हम दोनों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्या है कि हमें थोड़ा अलग तरीके से चीजों को समझना होता है, तो जहाँ पे आपको दोनों चीजें पढ़ाई जा रही है पैरेलल में, कि अगर 2 किंगडम के हिसाब से पढ़ते तो प्लांटी का पार्ट होता, 5 किंगडम के हिसाब से पढ़ते तो मोनेरा का पार्ट है। तो वो चीजें आपको हमेशा याद रखनी है कि कब हम इसको मोनेरा में डाल के समझ रहे हैं, कब हम स्ट्रक्चर वैसे ही आएगा, स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, रिप्रोडक्शन, उन सब में तो कोई चेंज आएगा नहीं, चेंज आएगा केवल टैक्सोनॉमिक पोजीशन में कि एक्चुअली हम इनको रखें कहाँ। तो इनको, क्योंकि एनसीईआरटी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन फॉलो करती है, तो आपके लिए टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन आएगा तो किंगडम मोनेरा, साइनोबैक्टीरिया प्लेस्ड अंडर किंगडम मोनेरा, नॉस्टॉक प्लेस्ड अंडर किंगडम मोनेरा, आ भी चुका है एआईपीएमटी में क्वेश्चन, तब प्लांटी आंसर नहीं आएगा। लेकिन आगे कहीं पे अगर प्लांटी दिया हुआ है, मोनेरा नहीं दिया, तो गलत वो नहीं है, क्योंकि फिर आप ये मान लीजिए कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से अगर दिया होता तो आंसर प्लांटी ही होता। या हम जब आगे पढ़ेंगे तो बीइंग एन एल्गोलॉजिस्ट, मान लीजिए मैं केवल एल्गी पे स्टडी करता हूँ, तो जो एल्गी पे स्टडी करने वाले लोग हैं उन्होंने एल्गी की 11 क्लासेस बनाई है। उनके लिए ये मैटर नहीं करता कि कोई भी एल्गी में न्यूक्लियस कैसा है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, कोई भी एल्गी में सेल का नंबर कैसा है, एक सेल का है प्रोटिस्टा में होना चाहिए, मल्टी सेल का है तो प्लांटी में होना चाहिए। उनके लिए मैटर क्या करता है कि वो एल्गी है। एल्गी क्या होते हैं, वो ग्रीन ऑटोट्रॉफिक थैलॉइड प्लांट्स होते हैं। तो क्राइटेरिया बदल दोगे तो चीजें बदल जाएंगी। फिर आप ये मत कहिएगा कि वहां, क्योंकि व्हिटेकर ने केवल किंगडम बनाए हैं, व्हिटेकर ने ये नहीं कहा कि किंगडम के अंदर डिवीजन क्या आएंगे और क्लासेस, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज क्या बनेगा। तो जो किंगडम बनाते हैं उनके क्राइटेरिया डिफर करते हैं, और जो क्लासेस, डिवीजन, ऑर्डर, फैमिली, जीनस बनाते हैं उनके क्राइटेरिया अलग होते हैं। और हम हर क्राइटेरिया को तो पढ़ नहीं सकते, तो इसलिए एनसीईआरटी ने किंगडम लेवल पे तो दे दिया कि आरएच व्हिटेकर के हिसाब से 5 किंगडम है, बट आगे कहीं भी ये नहीं लिखा कि आप जो भी चीजें पढ़ते हो वो किसके अकॉर्डिंग पढ़ते हो। लाइक प्लांट किंगडम में अगर एल्गी की 3 क्लासेस है तो किसने दी, नहीं आपकी बुक में दिया हुआ है। या ब्रायोफाइट में 2 क्लासेस है, लिवर वर्ट और मॉस, किसने दी, नहीं लिखा हुआ। एनिमल किंगडम में आपको फाइलम पढ़ा दिए, पोरीफेरा से कॉर्डेटा तक, किसने दिए ये, नहीं दिया गया। फंगी की क्लासेस हम पढ़ेंगे, किसने दी, नहीं दिया हुआ है। क्योंकि अगर आप वो नाम दोगे तो हो सकता है कि कंटेंट थोड़ा बहुत फिर चेंज हो जाए। तो आपको केवल किंगडम लेवल का नाम याद रखना है, आरएच व्हिटेकर। आगे जो भी आप पढ़ेंगे उसमें कहीं कोई नाम नहीं दिया कि किस साइंटिस्ट ने कहा कि एल्गी की 3 क्लासेस हैं, ग्रीन, ब्राउन, रेड, जबकि मैं आपसे खुद ही कह रहा हूँ कि एल्गी की 11 क्लासेस है। एमएससी में एल्गी की 11 क्लासेस है, क्योंकि वहाँ नाम दिया होता है कि आपको एल्गी का क्लासिफिकेशन फ्रिश के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो फ्रिश का नाम एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए ये बात खत्म हो जाती है। लेकिन अगर ये वर्ड दिए तो आपको अवेयर होना चाहिए कि हाँ, साइनोफाइसी, मिक्सोफाइसी का मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी है और वो साइनोबैक्टीरिया के पैरेलल है, प्लेस्ड अंडर किंगडम मोनेरा, ये बात है। मतलब ये बीजीए को हम लोग दोनों कंसीडर कर सकते हैं, मोनेरा, प्लांटी, बट साइनोबैक्टीरिया को मोनेरा ही करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ अब सही है आपका। बीजीए अगर दे रखा है तो आप दोनों जगह ले आइए, बट साइनोबैक्टीरिया दे रखा है तो आप प्लांट किंगडम नहीं ला सकते। जो भी चीजें लेटेस्ट होती हैं फिर वो पहले कैसे फिट होंगी ना। साइनोबैक्टीरिया वर्ड बाद में आया तो उसको आप ब्लू ग्रीन एल्गी में कैसे फिट कर सकते हो, लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी को आप जहाँ पहले था वहां भी रख सकते हो, और अब नया वाला साइनोबैक्टीरिया हो गया तो यहाँ भी रख सकते हो। तो बीजीए दोनों जगह आ जाएगा, मोनेरा में भी और प्लांटी में भी, बट साइनोबैक्टीरिया केवल मोनेरा में आएगा, प्लांटी में नहीं आ सकता। इसमें से बस एक माइकोप्लाज्मा बचा हुआ है, तो मोनेरा खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ना है। टेस्ट में आपके यहीं तक आएगा जितना मैंने आज करा दिया, इसी में से आपका वीकली टेस्ट हो जाएगा। परसों है ना वेडनेसडे को? परसों कौन सा टेस्ट है आपका? वीकली टेस्ट कब होता है मुझे पता नहीं अभी। तो अभी 15 डेज बाद, मतलब हुआ था अभी, तो 15 डेज बाद फिर से होगा। आई थिंक नेक्स्ट वेडनेसडे होना चाहिए। एज पर माई नॉलेज आप लोग का मतलब फाइटर मेडिकल का जो वीकली टेस्ट जो होता है वो फोर्टनाइटली नहीं होता, वो वीकली होता है। मे भी शायद आपको बता दिया जाए। पिछली बार शायद ट्यूसडे को हो गया था क्योंकि वेडनेसडे को ऑफ था,
Yes, sir. जहाँ तक मेरी नॉलेज है शायद वेंसडे को टेस्ट प्लान होगा आपका, अगर होता है, अगर इस वीक में टेस्ट होता है, वेंसडे से पहले होता है या वेंसडे को होता है, तो आपका सिलेबस यहाँ तक होगा। अगर नहीं होता तो फिर जितना हो जाएगा उतना आ जाएगा। सर एक क्वेश्चन पूछना था डीपीपी से। हाँ बोलो बेटा बोलो, बिल्कुल। सर इसमें लिखा है, कहाँ गया सर, इसमें वो डायग्राम सारे शेप्स और साइज के बैक्टीरिया के बने थे, तो इसका आंसर गलत है। मतलब यहाँ पे आपको शेयर कैसे करना है सर? यहाँ पे ये पहला कोकाई बना है, दूसरा बैसिलाई बना है, उसके बाद ये विब्रियो। वो फिगर तो एनसीईआरटी का है, आंसर मैं एक बार चेक कर लूंगा। फिगर तो आपको पता ही है और सही है, वो भी आप अच्छे से जानते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन तो है ही नहीं। सर उसमें पहला बैसिलाई लिखा हुआ है। हाँ तो मैं ठीक करा दूंगा, आंसर ठीक करा दूंगा। सर एक और है सर, इसमें लिखा है मोनेरा पोजेसेस membrane bound nucleoproteins lying free in the cytoplasm. हाँ ये मैं आपको समझा देता हूँ, ये एक्चुअली किसी और स्टूडेंट ने भी मुझे किया हुआ था। न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब न्यूक्लियस में जो प्रोटीन्स हैं, क्लियर? और न्यूक्लियस में प्रोटीन कौन सी होती हैं? वैसे तो हिस्टोन होती हैं, क्योंकि न्यूक्लियस आप वही पढ़ते हो, बट आपको हिस्टोन नहीं है, यहाँ क्या होंगी? पॉलीएमीन्स होंगी। क्योंकि पॉलीएमीन्स को आप न्यूक्लियोप्रोटीन मान के अगर देखोगे तो, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो वो मेम्ब्रेन किसके कांटेक्ट में आ जाएंगी? सेल मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आ जाएंगी, डायरेक्टली लाई इन द साइटोप्लाज्म और इन सेल मेम्ब्रेन कांटेक्ट विद रेस्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये आंसर आ जाएगा। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता तो हालांकि वहाँ पॉलीएमीन्स नहीं होती, वहाँ हिस्टोन प्रोटीन न्यूक्लियोप्रोटीन्स होती हैं, दे आर इन कांटेक्ट विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि बाउंड्री जो आएगी वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की है। तो ये सिर्फ केवल एक नया टर्म था कि न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब है प्रोटीन्स व्हिच बिलोंग्स टू न्यूक्लियस, और यहाँ पे प्रोटीन का मतलब क्या है? पॉलीएमीन्स। अगर बट इसमें आंसर यही है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियोप्रोटीन्स। वही आंसर आएगा, इन कांटेक्ट विद रेस्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ऐसे करके कुछ दिया होगा। सर ये तो मैंने टिक किया था, बट वो गलत आ रहा है, और सही आंसर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियोप्रोटीन्स दिखा रहा है। नहीं ऐसे कैसे आ रहा होगा? मैं देख लेता हूँ, चलो इस क्वेश्चन को भी देख लेता हूँ। मैंने जो समझाया वही है, उसमें एक ऑप्शन होगा इन कांटेक्ट विद रेस्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, वो वाला आंसर ठीक है। एक और चीज पूछना है सर, इसमें लिखा है पिलाई इन बैक्टीरिया रिप्रेजेंट प्रोटोप्लाज्मिक आउटर ग्रोथ्स ऑफ डोनर सेल्स। सर इसका मतलब नहीं समझ आया। ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ तो आप समझ ही लेंगे, क्योंकि आपको मैंने लिखाया है कि जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ही होते हैं, सरफेस अपेंडेजेस, मतलब प्रोटोप्लाज्म से बाहर की तरफ निकलती है, तो प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ है। और डोनर सेल्स के होते हैं, अभी आपको मैंने कॉन्जुगेशन समझाया, तो जो पिलाई मतलब जो इन्वॉल्व होगा वो डोनर सेल का होगा। डोनर सेल का पिलाई कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाएगा, वॉल डिसॉल्व करके वो दूसरी सेल तक जाएगा, और फिर वो प्लाज्मिड का एक डीएनए कॉपी होकर उस कॉन्जुगेशन ट्यूब से दूसरे में जाएगा। तो एक तो ये कि अगर सेक्स पिलाई वर्ड आएगा तो डोनर वर्ड आ जाएगा, अगर सिर्फ पिलाई है तो डोनर हटा दो, तो आप मान लीजिए कि पिलाई प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ है जो थ्रू आउट द सर्फेस प्रेजेंट है। बट अगर वो कॉन्जुगेशन का पार्टिसिपेशन है, अगर उन्हें हम सेक्स पिलाई बोल रहे हैं, तो फिर वहां पे डोनर वर्ड आ जाएगा, क्योंकि जो मेल वाला सेल है, एफ पॉजिटिव वाला जो सेल है, डोनर सेल, वो प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ या सेक्स पिलाई को आगे ट्रांसफर करेगा रेसिपिएंट या फीमेल को, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगी, और उसके बाद उस ट्यूब के अंदर से जो है वो डीएनए एक सेल से निकल के दूसरे सेल में जाएगा। तो एच नेगेटिव वाले में नहीं होता है पिलाई? होता है, लेकिन उसमें जो मतलब पिलाई बनने की जो मैकेनिज्म है वो डोनर से शुरू होती है, तो इसलिए हमसे डोनर का पार्टिसिपेशन ज्यादा होता तो दोनों ही है। सिंपल तो आमने सामने की वॉल डिसॉल्व होती है, बट एक्चुअली वो डोनर का है तो सेक्स पिलाई कहलाता है। क्लियर? और भी कोई डीपीपी या किसी के भी क्वेश्चंस हो ना? अभी आप लोग हो तो मैं बस 1 मिनट और आपका लूंगा इस बात को समझाने के लिए कि एक्चुअली होता क्या है कि फिजिक्स केमिस्ट्री में तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं, तो प्रोबेबली फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर्स आपको डेली सारी डीपीपी और क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते होंगे। बायोलॉजी में स्पेशली मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं बॉटनी, तो उसमें होता क्या है कि अधिकतर क्वेश्चन थ्योरेटिकल होते हैं, इन्फॉर्मेटिव होते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द केस में स्टूडेंट का अप्रोच ये होता है कि इसका आंसर ये और मैं याद कर लेता हूँ। अच्छी बात है कि आप सारे क्वेश्चन समझे, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं कि इसका आंसर ये है और आपको याद करना है। तो इसलिए मैं रेगुलर डीपीपी के सारे क्वेश्चंस या टेस्ट पेपर के 45 क्वेश्चंस तो डिस्कस नहीं कर सकता। आप लोगों को जिस भी क्वेश्चन में डाउट लगता है आप डिस्कस कर लीजिएगा। जैसा मुझे लगता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लास में जब ऑफलाइन चलती थी तो यही होता था कि सबसे पहले हम डीपीपी डिस्कस करते थे कि कोई डाउट है इसमें, और होता क्या था कि 10 में से 9 क्वेश्चन में डाउट होता था, क्योंकि फिजिक्स के 9 क्वेश्चन हुए ही नहीं, केमिस्ट्री के 7 क्वेश्चन हुए ही नहीं।
बॉटनी में तो रेयरली होता था कि 15 या 20 क्वेश्चंस में से शायद ही कोई क्वेश्चन डिस्कस करना पड़ा हो, बट फिर भी अगर आपको लगता है तो वी कैन डिस्कस ऑल्सो। तो मैं अपनी तरफ से अप्रोच नहीं करता कि बताओ डीपीपी में क्या डाउट है या टेस्ट में क्या डाउट है, बट अगर आपको है तो आप डेफिनेटली पहले उस डाउट को पूरा करिए। हमारे लिए डिस्कशन का मतलब यही आता है कि अगर हम रेगुलर डिस्कशन करते हैं तो इट मीन्स कि बस मुझे पूछना होगा कि डीपीपी या टेस्ट में कोई डाउट है तो आप पूछिए, नहीं है तो हम आगे जाते हैं। क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा तो वही है जो ऑलरेडी आपको आंसर की मिली हुई है। किसी क्वेश्चन में आंसर गलत हो तो डेफिनेटली मुझे इन्फॉर्म कर दिया करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा नई टेक्नोलॉजी हो गई है कि हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो सर वो दोनों क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा, मैंने बताया चेक करके उसे अपडेट करा दूँ विद इन फ्यू आवर्स से, शाम तक अपडेट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा एंड आफ्टर दैट किंगडम प्रोटिस्टा। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू टू ऑल।